हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवकांता संतति के 14वें इशू का छठा बयान। अब जबकि हम राक्षसनाथ के तिलिस्मे के हॉल में दोबारा आए हैं तो नज़ारा बिल्कुल ही बदला हुआ है। चौथे बयान में हमने देखा था कि बागारोफ हवा में लटका हुआ है। शैतान सिंह ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। होचांग, बॉन्ड और टुम्बकटू उस वक्त हॉल में खड़े थे और हॉल के बाहर एक कोठरी में उल्टा लटका हुआ था माइक। अब हम माइक सहित चारों जासूसों और टुम्बकटू को हॉल की छत पर उल्टा लटका हुआ देख रहे हैं। उल्टा लटका हुआ बागा रोब बेशुमार गाली बक रहा है। टुम्बकटू रह रह कर यही कह रहा है कि स्वप्न सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया। इतनी देर तक चुप रहने के बाद भी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। ये जाती है। ज़मीन पर सही सलामत हालत मैंने इस वक्त चार इंसान खड़े हैं। सिंघई, जैक्सन और इस तिलिस्मे के अंदर मिले उनके दो मात्र बूढ़े सिपाही मददगार। वही सिपाही जो 40 साल से इस तिलिस्मे कैद है। सेंगाई और जैक्सन बराबर बराबर खड़े हैं। उनसे थोड़ा हटकर उनका एक मददगार और दूसरा मददगार शैतान सिंह को लकलका सुंघाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में शैतान सिंह कुल मिलाकर खड़ा हो गया और अपने सामने सेंगाई और जैक्सन को देखते ही कांप उठा वह। क्यों शैतान सिंह, पहचाना हमें? सेंगाई के होंठों पर कुटिल मुस्कान नृत्य कर रही थी। आप। उन दोनों को अपने सामने देखकर डर गया था शैतान सिंह। बोला, हाँ मैं पहचान गया हूँ। बोलो, तुम इस तिलिस्म में कैसे आए? सिंघई ने गुर्राकर सवाल किया। बेचारा शैतान सिंह, वह तो उनके सामने वैसे ही कांप रहा था। किसी मामले में उनसे बहस करके क्या उसे मारना था? वो जानता था कि जो उनका हुक्म नहीं मानता वे उसे मार डालते हैं। अतः वह किसी भी तरह की जिद्दोजहद न करके अपने तिलिस्म में फंसने का हाल बयान करने लगा। वह हाल पीछे कई बार पाठकों के दिमाग से निकाल दिया गया है। यहाँ पाठकों को समझना चाहिए कि डरे हुए शैतान सिंह ने अपने तिलिस्म में फंसने का हाल एक ही सांस में सच सच कह सुनाया। सुनने के बाद हल्के से मुस्कुराकर जैक्सन बोली, लगता है इस टापू पर सबसे ज़्यादा होशियार आदमी पिशाचनाथ ही है। अपने हर दुश्मन को वो बड़ी तरकीब से धोखा देता है। शैतान सिंह क्या जवाब देता? चुप। तुम इस तिलिस्म के बारे में क्या जानते हो? सिंगाई ने पूछा। माफ़ करें, जैसे गिड़गिड़ा उठा शैतान सिंह। मैं मूर्ख समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम तुमसे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह मालूम है कि इस तिलिस्म से बाहर निकलने की क्या तरकीब है? इस सवाल को सुनकर अभी तक डरा हुआ सा शैतान सिंह अजीब तरीके से मुस्कुरा उठा। बोला, यही तो बात है इस तिलिस्म की। जो एक बार फंस गया वो निकल नहीं सकता। इसमें से निकलने की कोशिश करना भी बिल्कुल बेकार है। पिछले 40 साल से इस तिलिस्म में राजकुमारी कांता कैद है। वही नहीं निकल सकी और ना ही खुद कभी निकल सकेगी। यहाँ फंसा कोई भी आदमी ज़िंदगी भर यहाँ से खुद नहीं निकल सकता। आप लोगों की भी कोई कोशिश काम ना आएगी। क्या यहाँ से कभी निकले ही नहीं जा सकेगा? सिंघई ने पूछा। राजकुमारी कांता कौन? जैक्सन का सवाल। सिर्फ उसी हालत में निकल सकते हैं जब देव सिंह और शेर सिंह इस तिलिस्म को तोड़ते हुए इसमें दाखिल हों। शैतान सिंह ने कहा। राजकुमारी कांता देव सिंह की पत्नी है। वो आज से 40 साल पहले इस तिलिस्म में कैद हुई थी। भरतपुर के तत्कालीन राजा सुरेंद्र सिंह ने शेर सिंह को अपने हाथी के नीचे कुचलवा कर मार डाला। देव सिंह इस कोशिश में मर गया कि वह कांता को यहाँ से निकाल सके। जिस दरवाजे को तुमने डायनामाइट से उड़ा देने की कोशिश की थी, देव सिंह की लाश उसी कमरे में पड़ी है। सिंगाई की खोपड़ी भिन्ना उठी। झुंझलाया सा वह बोला, ये तुम क्या बक रहे हो? एक तरफ तुम कह रहे हो कि शेर सिंह और देव सिंह इस तिलिस्म को आकर तोड़ेंगे तो हम बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ तुम कहते हो कि वे राजकुमारी कांता के यहाँ कैद होते ही यानी आज से 40 साल पहले ही मारे गए। इसका मतलब तो हुआ कि ना कोई तिलिस्म तोड़ेगा और ना ही हम बाहर निकलेंगे। नहीं, मुस्कुराते हुए शैतान सिंह ने कहा, तिलिस्म टूटेगा ज़रूर और रक्त कथा के मुताबिक वो वक्त भी करीब करीब आ ही गया है। ये बात पक्की नहीं है कि हम इस तिलिस्म से बाहर निकलेंगे या नहीं, मगर ये तय है कि उन दोनों भाइयों के हाथ से तिलिस्म टूटेगा। देवकांता का मिलन होगा। वही दोनों भाई अमर सिंह द्वारा इस तिलिस्म में दबाए गए खजाने के मालिक होंगे। सिंघई और जैक्सन शैतान सिंह की बातें सुनकर ये समझ गए कि शैतान सिंह इस तिलिस्म और इसके पूर्व इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता है। उसकी दो चार बातों ने उनके दिलों में ज़बरदस्त कौतूहल भर दिया। सिंघई और जैक्सन समझ गए कि तिलिस्म के पुराने इतिहास में ही कहीं इस तिलिस्म से निकलने का भेद छुपा है। उन्होंने शैतान सिंह से सारी बातें पूछने और उन पर गौर करने का फैसला किया। आंखों ही आंखों में सिंघई और जैक्सन की बातचीत हुई और फिर जैक्सन शैतान सिंह से बोली, शैतान सिंह, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि इस तिलिस्म में दफन खजाना हमारे हाथ लग चुका है। और अभी जैक्सन कुछ कहना ही चाहती थी कि शैतान सिंह पागलों की तरह हंसने लगा।
सिंघई और जैक्सन ही नहीं, वे दोनों बूढ़े सिपाही और हॉल की छत से लटके पांचों शातिर भी उसे देखने लगे। शैतान सिंह पागलों की तरह जोर जोर से कह कहे लगा रहा था। शैतान सिंह, अचानक गुर्रा उठे सिंघई, याद रखो कि तुम किसके सामने खड़े हो। शैतान सिंह का हंसना बंद हो गया। बोला, मैं आपकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर अपनी हंसी रोक ना सका। क्या मतलब? जैक्सन ने पूछा। मतलब साफ है, शैतान सिंह ने कहा। आपने कहा कि खजाना आप हासिल कर चुके हैं। आप एक ऐसा झूठ बोलकर मुझे धोखे में डालना चाहते हैं जिस पर इस टापू का निवासी एक बच्चा भी यकीन नहीं कर सकता। हम सच कहते हैं, हमने खजाना। अभी क्रोध में भुनभुनाता सिंघई कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात बीच में ही काटती हुई जैक्सन हाथ उठाकर बोली, 1 मिनट मामई। फिर वह शैतान सिंह से बोली, क्यों यकीन नहीं कर सकता? इसलिए कि यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि इस तिलिस्म में दफन खजाने को शेर सिंह या देव सिंह के अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तिलिस्म में दफन खजाने के मालिक वही दोनों हैं। क्यों? जैक्सन ने पूछा। क्या इस खजाने पर नाम लिखा है उनका? आप ठीक समझिए, शैतान सिंह ने कहा। यह तिलिस्म अमर सिंह के हुक्म से राक्षस नाथ ने इन्हीं दोनों भाइयों के नाम से बांधा है। तिलिस्मी दौलत का कायदा है कि ये उन्हीं दोनों को मिलती है जिनके नाम से तिलिस्म बांधा जाता है। अमर सिंह, देव सिंह और शेर सिंह के खानदानी थे। उन्होंने इन्हीं के नाम से ये तिलिस्म बंधवाया। अब आप या कोई और कितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर ले, किंतु आखिर में इस तिलिस्म और इसमें दफन खजाने के मालिक वही दोनों होंगे। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि 40 साल पहले वे मर चुके हैं। रक्त कथा में आगे चलकर इस जन्म में उनका मर जाना ही लिखा है, शैतान सिंह ने कहा। रक्त कथा में लिखे मुताबिक उस जन्म में उनके लिए जितना काम करके मरना लिखा था उतना काम वो करके मर गए। उस जन्म में शेर सिंह ने उसका ताला तोड़ दिया और दोनों मारे गए। क्या मतलब? रक्त कथा में लिखे मुताबिक अब उन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म होना लिखा है, शैतान सिंह ने अपनी जानकारी उन्हें देते हुए कहा। रक्त कथा में लिखे मुताबिक ही वे दोनों भाई दूसरा जन्म लेकर इस टापू पर पहुंच चुके हैं और अब वो वक्त आया ही चाहता है कि जब वे इस तिलिस्म को तोड़कर इसमें दाखिल होंगे और इस तिलिस्म और तिलिस्मी दौलत के मालिक कहलाएंगे। क्या इस जन्म में भी उन दोनों का नाम देव सिंह और शेर सिंह ही है? जी नहीं। तो विजय और अल्फांसे। उफ! ये दोनों नाम सुनकर तो जैक्सन और सिंघई की अंतरात्मा तक दहल उठी। न सिर्फ उन दोनों की बल्कि हॉल की छत से लटके पांचों शातिर भी कांप उठे। ये सातों व्यक्ति आश्चर्य के महान सागर में जैसे गोते लगाते चले गए। कई क्षण तक सन्नाटा रहा हॉल में। सारे शातिर एक दूसरे की सूरत देखते रह गए। बरबस सिंघई बोला, ये तुम क्या बक रहे हो? इसमें बकने जैसी क्या बात है? शैतान सिंह ने कहा। आप तो देव सिंह और शेर सिंह के इस जन्म के नाम सुनकर ज़्यादा ही तरद्दुत में पड़ गए। लगता है कि आप पहले से उन्हें जानते हैं। आप यकीन कीजिए, देव सिंह इस जन्म का विजय और शेर सिंह अल्फान से। शैतान सिंह की ज़ुबानी इन सातों शातिरों के सामने ये एक ऐसा भेद खुलकर आया था जिसने उन सभी की दिमागी नसों को बुरी तरह झंझना डाला। सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, विजय और अल्फान से पिछले जन्म के भाई हैं। ये तिलिस्म उन्हीं के नाम से बंधा है। वे ही इस तिलिस्म के मालिक हैं। विजय की पिछले जन्म की पत्नी इस तिलिस्म में कैद है। बहुत देर तक उनमें से किसी को इन बातों पर यकीन न आया। आता भी कैसे? उनकी कल्पना से बाहर की बातें थी ये। एक बार को तो सभी के दिमागों में ये ख्याल दौड़ गया, कहीं शैतान सिंह उन सबको किसी धोखे में तो नहीं डाल रहा है। लेकिन नहीं, फौरन ही शातिरों के दिमाग ने उनके पहले ख्याल का खंडन किया। शैतान सिंह को क्या मालूम कि इन दो नामों से उनका क्या ताल्लुक है। इन दोनों नामों को सुनकर उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ना ही शैतान सिंह ने उनके सामने जानबूझकर ये नाम लिए हैं, बल्कि उसे जो मालूम है उसने वह हकीकत बयान की है। और और सभी छात्रों के दिमाग में वे तस्वीर घूम गई जिन्हें वह देख चुके थे। विजय और अल्फांसे की तस्वीरें, उनके नीचे लिखे नाम, देव सिंह और शेर सिंह। सबके दिमाग में जैसे उन तस्वीरों का भेद खुल गया। छात्रों के दिमाग की नसें बिखरी कड़ियों को समेटने लगीं। कड़ियाँ सिमटी तो उन्हें शैतान सिंह की बात का यकीन करना पड़ा। हर दिमाग बुरी तरह झंझना रहा था। यह ख्याल, यह हकीकत उन्हें कैसी अजीब सी लग रही थी। कड़ियाँ मिलने और हकीकत जानने के बाद भी वे इस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। विजय और अल्फांसे का नाम आते ही शैतान सिंह के किस्से में सभी की दिलचस्पी बेहद बढ़ गई। बागारोफ और टुम्बकटू जैसे व्यक्तियों का भी मजाक का मूड खत्म हो गया। सभी दिमागों में सारा किस्सा जानने के लिए ज़बरदस्त कौतूहल करवट लेने लगा। रह रहकर सिंघई और जैक्सन शैतान सिंह से तरह तरह के सवालात करने लगे। इन सवालों के जवाब में शैतान सिंह ने उन्हें वह सारी जानकारी दे दी जो शैतान सिंह को मालूम थी। शैतान सिंह को क्या जानकारी है और उसने सिंघई इत्यादि को क्या बताया होगा, इस भेद को हमारे पाठक यहाँ खूब अच्छी तरह जानते हैं। वे इन भेदों को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, अतः यहाँ दोहराने से कोई लाभ नहीं है। हाँ,
मुख्तसर में यहाँ ये बता देने में कोई हर्ज नहीं है कि वे किस किस्म के भेद थे। शैतान सिंह ने उन्हें पूर्व जन्म में कांता का कैद होना, शेर सिंह द्वारा पहले ताले का खोला जाना, दूसरे ताले को खोलने की कोशिश में देव सिंह का उस कोठरी में कैद होकर मारा जाना, शेर सिंह का अंत, रक्त कथा में लिखा वह हाल जो उसे मालूम था, यानी देव और शेर सिंह का विजय और अल्फांसी के रूप में दूसरा जन्म, देव सिंह के बेटे और बेटी के साथ उसके दामाद अर्जुन सिंह और देवती प्रगति का परिचय इत्यादि उसे जितनी भी जानकारी थी वह अब सिंघई और जैक्सन से तरह तरह के सवाल करके उसके मुंह से उगलवा ली। सब कुछ जानने के बाद सिंघई बोला, तो इसका मतलब ये है कि विजय और अल्फांसे पूर्व जन्म के भाई हैं और अब वही रक्त कथा और मुकरंद की मदद से इस तिलिस्म को तोड़ते हुए यहाँ आएंगे। बेशक, शैतान सिंह ने कहा। कुछ देर के लिए सिंघई सोच में पड़ गया। न जाने क्या सोच रहा था वह कि जैक्सन ने शैतान सिंह से कहा, एक तरह से यूं कहो कि हम इस जन्म के विजय और अल्फांसे के दुश्मन हैं, जैसा कि तुमने बताया। बेगम बेनज़ूर के अय्यार होने के नाते तुम भी उसके उनके दुश्मन हो। अगर हम आपस में एक दूसरे से मिलकर उनके खिलाफ काम करें तो क्या कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, शैतान सिंह ने कहा। तिलिस्म के बाहर रहकर तो हम फिर भी उनके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तिलिस्म के अंदर होने के सबब से हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखो हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता। तुम शायद हमारी उस ताकत को भूल गए जो हमने तिलिस्म से बाहर रहकर दिखाई थी, सिंघई ने कहा। वह तो हमारी ताकत का सिर्फ एक नमूना ही थी। हमारा साथ दो तो तुम्हारी बुद्धि मिलने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तिलिस्म है जनाब, शैतान सिंह ने कहा। यहाँ किसी की ताकत या जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। माना कि तुम ठीक कह रहे हो, जैक्सन ने कहा, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम यहाँ खाली बैठे रहें, किसी भी किस्म का कोई उद्योग करने की कोशिश ना करें और एक दिन ऐसा आए कि हमारे दुश्मन इस तिलिस्म को तोड़कर अंदर आएँ और हमें मार डालें। हमारे ख्याल से अक्लमंदी तो इसी बात में है कि चाहे हम कुछ कर भी ना सकें, मगर जब तक मौत हमारे सिर पर नहीं आ जाती तब तक हम हर मुमकिन उद्योग करें। बोलो, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बात तो आपकी ठीक ही है। तो क्या तुम हमारी मदद करने और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कुछ उद्योग करने के लिए तैयार हो? ठीक है, शैतान सिंह ने कहा, मैं तैयार हूँ। अब बोलिए कि आपने क्या कुछ यहाँ कर लिया और क्या करना चाहते हैं। सुनो, सिंघई ने कहा, यह भेद हमने अच्छी तरह जान लिया है कि इस तिलिस्म में खजाना कहाँ दफन है। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी हमें मालूम है। वह रास्ता एक पत्थर के हाथी की सूंड में से जाता है। कहने के बाद सिंघई ने उसे वे सारी बातें जो पीछे बॉन्ड, हुचांग और टुम्बकटू को सुना और दिखा चुका है, खुलासा तौर पर बता दी। सारी बातें सुनने के बाद शैतान सिंह की भी आंखें चमक उठीं। बोला, जो आपने कहा है अगर वो सच है तो जिस तरह आप यहाँ तक पहुँच गए उसी तरह खजाना हासिल भी कर लें, और सच समझिए कि अगर हमने एक बार देव सिंह और शेर सिंह के यहाँ पहुँचने से पहले तिलिस्मी खजाना अपने कब्जे में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। क्या मतलब? सिंघई ने पूछा। खजाने में दौलत ही तो होगी, उससे भला हम दुश्मनों का भला कैसे होगा? सॉरी, दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे? दौलत ही नहीं, तिलिस्मी खजाने में भी बहुत सी नायाब चीज़ें होती हैं, शैतान सिंह ने बताया। ऐसे ऐसे हथियार की जिनकी मदद से बड़े बड़े अय्यार को चुटकियों में शिकस्त दी जा सके। ऐसे ऐसे चूर्ण के आदमी अगर आंखों में डाल ले तो वह किसी को ना दिखे और खुद सबको देख सके। ऐसे ऐसे मसाले की पानी में आग लगा दें। ऐसी ऐसी दवाएं कि किसी भी हथियार का जिस्म पर कोई असर ही ना हो। ये तो मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना कि मुझे मालूम है। हकीकत पूछो तो मुझे उसका एक हिस्सा भी मालूम नहीं है जो कुछ तिलिस्मी खजाने में होता है। बस मुख्तसर में इतना ही समझ लो कि जिसके हाथ एक बार यह तिलिस्मी खजाना लग गया वह दुनिया का सबसे मालदार आदमी ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बन जाता है। क्या तुम ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? सिंघई की आंखों में खतरनाक चमक थी। 100% सही, शैतान सिंह ने कहा। तो फिर तुम देखना कि हम अपने दुश्मन से किस मज़े के साथ निपटेंगे, सिंघई ने कहा। तुम भी हमारे साथ दुनिया के सबसे मालदार और ताकतवर इंसान बनोगे। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमारा पहला उद्योग तो तिलिस्मी खजाने पर कब्जा करना होगा और दूसरा राजकुमारी कांता को अपने कब्जे में करना। हाँ ठीक है, देव सिंह की नस राजकुमारी कांता ही है, शैतान सिंह ने कहा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कांता को अपने कब्जे में करना आसान भी है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वह इस तिलिस्म के सबसे ऊंचे बुर्ज अमर बुर्ज में कैद है। हमने इस तिलिस्म में घूमते वक्त कई बार उस अमर बुर्ज को देखा है, सिंघई ने कहा, मगर कभी इस बात का ख्याल दिमाग में नहीं आया कि उसमें कोई कैद भी हो सकता है। कई बार उस अमर बुर्ज पर जाने की इच्छा भी हुई मगर रास्ता नहीं मिला। ज़्यादा ढूंढने की हमने कभी कोशिश भी नहीं की, करते भी क्यों? हमें तो सिर्फ खजाने की खोज थी और उस सिलसिले में हमारी घड़ी बुर्ज की तरफ कोई इशारा नहीं कर रही थी। लेकिन अब जबकि तुमने बताया कि इस बुर्ज पर विजय की पत्नी कांता कैद है तो ज़रूरी उसका रास्ता ढूंढना होगा।
वही तो इस सारे चक्कर की जड़ है। आओ ज़रा ऊपर चलकर इस बुर्ज को गौर से देखते हैं। इसके बाद उनके बीच दो चार बातें हुईं और वे उस हॉल से बाहर की तरफ चले। अबे ओ बूढ़े खूसट! उसे बाहर निकलता देखकर उल्टा लटका टुम्बकटू अचानक बोल पड़ा। अबे कुछ तो शर्म करो यार। ये जो चारों मेरे साथ लटक रहे हैं, ये तो साले हैं ही अलग बिरादरी के। माना कि इन्हें तो आए दिन इसी तरह पतंगा बनाने का हमारा काम है, लेकिन यार मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। मुझे लटका कर कहाँ जा रहे हो? सिंगाई रुक कर बोला। तुम्हारी बदतमीजी से बोलने की आदत कभी नहीं जाएगी। अबे बूढ़े खूसट, अब अगर तुम्हें मोहब्बत की बातें भी बदतमीजी की बातें लगने लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने हॉल से बाहर निकलने के लिए एक कदम और बढ़ाया, टुम्बकटू फिर एकदम बात बदल कर बोला। अरे स्वप्न सुंदरी, तुम तो सुनो। अपने दीवाने को इस तरह लटका हुआ छोड़कर मत जाओ। कसम तुम्हारे इस मुकुट की आत्मदाह कर लूँगा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कुराती हुई जैक्सन भी सिंघई के साथ हॉल से बाहर चली गई। अब हॉल में फर्श पर सिर्फ दोनों बूढ़े सिपाही रह गए, जबकि टुम्बकटू बुदबुदा रहा था। साले दीवानों का आजकल ये हाल होता है। उल्लू के पट्टे कार्टून, एकाएक उल्टा लटका बागारूफ चिंगाड़ा, मुर्गी के बच्चे, बिरादरी वालों से मिलकर हमसे धोखा। चुप रहो बुजुर्ग महाशय, टुम्बकटू ने कहा। मुझे अपने हाल पर आंसू बहाने दो। हरामी के पिल्ले, ज़्यादा बोला तो गन्ने की तरह चूस कर फेंक दूंगा, बागारूफ चीखा। टुम्बकटू भी भला चुप कहाँ रहने वाला था, उसने भी कुछ कहा। चुप रहने वाला बागारूफ भी नहीं था। दोनों शुरू हो गए तो रुके कौन? नतीजा ये कि दोनों गाली रूपी अलंकारों से युक्त भाषा में एक दूसरे को बकते रहे। नीचे खड़े दोनों बुजुर्ग सैनिक उनकी ऊटपटांग बातों पर हंसते रहे। बॉन्ड और ऊचांग इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब सोच रहे थे। खैर, इनकी बकवास का हाल कहाँ तक लिखें। हम सेंगई और जैक्सन और शैतान सिंह के पीछे चलकर देखते हैं कि वे कहाँ जाते हैं और क्या कुछ करते हैं। कई तरह के गुप्त रास्तों से गुजरते हुए ये तीनों उन कोठरियों की छत पर पहुंच गए, जिन पर पहले बूढ़े माइक बने सिंघई ने उन सबको चकमा दिया था। इस वक्त वे इन कोठरियों के अंदर नहीं बल्कि उनकी छत पर थे। छत पर से उन्हें वह बाग भी चमक रहा था जिसमें बॉन्ड इत्यादि कई दिन तक कैद रहे थे। कोठरियों की छत से न सिर्फ वह बाग ही बल्कि तिलिस्म का ज़्यादातर हिस्सा चमक रहा था। चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा सकती थी, तिलिस्म की कोठरियाँ, इमारतें, छतें, बाग, पानी के नाले, फलों और मेवों के पेड़ आदि उसी किस्म की चीज़ें चमक रही थी। सारा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस जगह से तिलिस्म का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था। मगर तिलिस्म से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं चमकती थी। इन सब बातों की तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं था। उनकी नज़र तो उस अमर बुर्ज पर थी जो इस वक्त उनका लक्ष्य था। कई बार सिंघई और जैक्सन इस इमारत को देखकर ये सोच चुके थे कि ये बुर्ज इस तिलिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा है, मगर आज तो वे उसे बहुत गौर से खास तरीके से देख रहे थे। उन्होंने देखा, राक्षसनाथ के तिलिस्म की दूसरी इमारतों, दीवारों और बुर्जों के मुकाबले अमर बुर्ज अब भी ज़्यादा मजबूत था। कहीं से भी उसकी दीवार का मिट्टी चूना नहीं उतरा था। बुर्ज के शीर्ष पर क्या कुछ है, इस जगह से बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा था। सिंगई की तेज़ निगाहें बुर्ज के शीर्ष से लेकर उसके सहारे सहारे नीचे फिसलने लगी। यूं ही उसकी नज़र फिसलती हुई बुर्ज की जड़ तक पहुंची। जड़ देखते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे प्रिंसेस, ये क्या? मैं देख रही हूँ महामई। जैक्सन की निगाह भी उसी जगह स्थिर थी। यह इतना बड़ा, ऊंचा और चौड़ा बुर्ज सिर्फ गाय के एक सींग पर खड़ा नजर आ रहा है। सचमुच वह बुर्ज गाय के एक सींग पर ही तो खड़ा था। गाय के उस सींग के अतिरिक्त बुर्ज का अन्य कहीं कोई आधार नहीं था। जिस कोठरी की छत पर वे खड़े थे, वहां से कोई 200 गज दूर इस कोठरी से नीचे कई कोठरी थी। उसकी छत पर संगमरमर की बनी एक गाय थी। गाय कुछ ऐसे एक्शन में खड़ी थी मानो कोई मरखनी गाय किसी को सींग मार रही हो। उसी के एक सींग पर वह लंबा चौड़ा, गोल और बेहद ऊंचा बुर्ज खड़ा था। कमाल है, सिंगाई के मुंह से भी निकल ही पड़ा। गाय के एक सींग पर इतना बड़ा बुर्ज खड़ा कर दिया। कारीगरी की बात तो है ही महामहिम, लेकिन यहाँ हम कारीगरी नहीं बल्कि ये देखने आए कि इस बुर्ज के शीर्ष तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से हो सकता है। जैक्सन ने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विजय और अल्फांसेब किसी भी क्षण इस तिलिस्म को तोड़कर इसमें दाखिल हो सकते हैं। यहाँ फंसने से पहले मैं और तुम तिलिस्म नाम की चीज़ को बकवास के अलावा कुछ नहीं समझते थे। यहाँ ना फंसे होते तो जो जो कमाल यहाँ हमने देखे हैं उनके बारे में अगर कोई हमसे कहता तो हम किसी भी हालत में यकीन नहीं करते। मगर अब तो तिलिस्म हमारे सामने कठोर सच्चाई बन गया है। ये भी मानना पड़ेगा कि इस तिलिस्म के मालिक विजय और अल्फांसे ही हैं। अतः ये बात साफ हो चुकी है कि अगर वे यहाँ आ गए और उससे पहले हम खजाना या कांता में से किसी एक चीज़ को हासिल ना कर सके, तो हर हालत में वे हमसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। वे हमें या तिलिस्म की किसी भी चक्कर में फंसा सकते हैं। इसलिए हमें बेकार ही वक्त बर्बाद न करके ये सोचना चाहिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी खजाने या कांता में से किसी एक पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएं।
मेरे कहने का मतलब यह है कि बुर्ज की कारीगरी पर से नज़रें हटाकर दिमाग को ज़रा इस तरफ लगाने की कोशिश करो कि इस बुर्ज के शीर्ष तक पहुंचने का कौन सा रास्ता हो सकता है। निश्चय ही इस बुर्ज के शीर्ष पर विजय की पत्नी कैद है, और अगर हम उसे अपने कब्जे में कर लें तो हम काफ़ी ताकतवर हो सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है प्रिंसेस, सिंघई ने कहा। फिर शैतान सिंह की तरफ पलटकर बोला, क्यों शैतान सिंह, इस बुर्ज के बारे में तुम्हें कोई खास जानकारी है? क्या तुम्हें मालूम है कि इसके शीर्ष तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है? इस बुर्ज के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि यह बुर्ज इस तिलिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इस बुर्ज का शीर्ष ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां से तिलिस्म के बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। ये तो इस बुर्ज की ऊंचाई देखकर हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा मुझे इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। कुछ देर तक वे उसी जगह खड़े रहे। बुर्ज की एक एक ईंट को उनकी तेज़ नज़र घूरती रही। आपस में बातें करते रहे, मगर किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच सिंघई ने यह विचार कर रखा था कि मुमकिन है बुर्ज के अंदर जाने का रास्ता गाय में से हो, जिसके सींग पर बुर्ज खड़ा है। मगर सवाल ये उठा कि गाय तक पहुंचा कैसे जाए। गाय कोठरी की छत से चमक तो रही थी, लेकिन यह अंदाज़ा वे खूब अच्छी तरह लगा सकते थे कि उस गाय तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। न जाने किन किन तिलिस्मी बाधाओं में से गुजर कर वह वहाँ तक पहुंचा जाएगा। मुमकिन है कि बीच में कहीं किसी तिलिस्मी चक्कर में फंस कर रह जाएं, और अगर गाय तक पहुंच भी जाएं तो दावे से ये कौन कह सकता है कि बुर्ज का रास्ता मिल ही जाएगा। इन्हीं सब बातों को अच्छी तरह से सोचने के बाद प्रिंसेस जैक्सन ने कहा था, विजय की पत्नी के पास तक पहुंचना अभी हमें आसान नज़र नहीं आता। उसमें बहुत सी अड़चनें सामने आ सकती हैं। मेरे कहने का मतलब ये ना समझना कि हम बुर्ज के शीर्ष तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा। उधर हम खजाने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, अतः कांता तक पहुंचने से पहले अगर हम खजाने तक पहुंचने की कोशिश करें तो ज़्यादा मुमकिन होगा। सिंघई और शैतान सिंह भी करीब करीब यही सोच रहे थे। फैसला हुआ और वे वापस उस हॉल में पहुंच गए जहां हाथी की लाश पड़ी थी। बड़चा हाथी की लाश के कान में घुमाने से वही सब कुछ हुआ जो हम ऊपर लिखाए हैं। सिंघई के हुक्म से हाथी की सूंड में सबसे पहले घुसने वाला आदमी था शैतान सिंह। कुछ ही देर बाद वह हाथी की सूंड में रेंगता हुआ हाथी के पेट में पहुंच गया। उसके बाद सिंघई और जैक्सन भी पेट में आ गए। पेट में भरपूर अंधेरा था। सिंघई ने टॉर्च जलाकर रोशनी की। हाथी का पेट क्या, वह एक कोठरी सी में थे। ज़मीन में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। टॉर्च की रोशनी में वे तीनों उन्हीं सीढ़ियों पर उतरने लगे। अभी वह मुश्किल से 10 या 12 सीढ़ी ही उतर पाए थे कि उन्होंने देखा, अपने हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती लिए एक बहुत ही खूबसूरत औरत उनकी तरफ आ रही थी। उस औरत को देखते ही तीनों ठिठक गए, मगर वह जवान और सुंदर औरत बेधड़क उन्हीं की तरफ आ रही थी। अरे! अचानक शैतान सिंह के मुंह से तरद्दुत भरी आवाज़ निकल पड़ी, ये तो राजकुमारी कांता है। 7वां बयान। पिशाचनाथ को अपने कमरे में दाखिल होता देख चौंक कर उठ बैठा मेघराज। सुबह का वक्त था और पिशाचनाथ बड़ी धूर्तता के साथ मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ था। दारोगा इस वक्त अपने ही मकान के कमरे में था। दलीप नगर में सुरेंद्र सिंह की मौत के 2-1 घंटे बाद वह यह चमनगढ़ आ गया था। सारे रास्ते उसके दिमाग में वह इश्तहार घूम रहा था जिसमें उसके लिए लिखा था कि जब वह चमनगढ़ पहुंचेगा तो वहां उसे कुछ और ही बखेड़ा मिलेगा। वह रात के वक्त गुप्त तरीके से चमनगढ़ पहुंचा और अपने एक खास अय्यार से बातचीत की। यह सुनकर उसे खुशी हुई कि चमनगढ़ में अभी तक उसके खिलाफ कोई बखेड़ा नहीं है। नई बात सिर्फ इतनी ही हुई है कि चमनगढ़ की दीवारों पर इस किस्म के इश्तहार लगे पाए गए हैं जिसमें गुरबचन सिंह और पिशाच ने चमनगढ़ में अय्यारी करते अपने अय्यारों को बुलाया है। इससे दारोगा ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि पिशाचनाथ अब किसी तरीके से गुरबचन सिंह से जा मिला है। रात को वह न जाने क्या क्या सोचता हुआ सोया और अब सुबह होते ही उसके सामने पिशाच आ गया। कमरे में दाखिल होते ही पिशाच ने दारोगा को सलाम किया। हालातों को मद्देनज़र रखते हुए दारोगा ने उसे अपने सामने की चौकी पर बिठाया और दो चार इधर उधर की बातों के बाद बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पिशाच। तुम्हारी गलती थी मेघराज कि तुमने मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की। बिना किसी हिचकिचाहट के साथ पिशाच ने कहा, जब तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ़ नहीं था तो तुमने ये सोचने की गलती क्यों की कि मेरा दिल साफ़ होगा। मेरे दिल में क्या कालिक थी। पुरानी बातों को उखाड़ोगे मेघराज तो तुम्हारा ही कुछ नुकसान होगा। पिशाच बोला, ये सीधी बात है कि हमारी पुरानी दोस्ती साफ दिलों से नहीं थी। तुम ये सोच रहे थे कि मेरी मदद से कलमदान तुम्हारे हाथ लग सके, और मैं ये सोच रहा था कि मैं कलमदान का भेद जान जाऊं तो तुम्हारी एक नस मेरे हाथ में आ जाए। मैं अपने काम में कामयाब हो गया था, लेकिन फिर भी कलमदान मेरे हाथ से जाता रहा। अब कलमदान ऐसे हाथों में है जिनसे तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ इस वक्त किस हैसियत से आए हो। दोस्ती की आरजू लेकर। दोस्ती के नाम पर एक बार धोखा करने के बाद तो दूसरी बार दोस्ती करने आए हो।
मैंने कहा ना कि उस दोस्ती और उन वारदातों को भूल जाना ही हमारे हक में होगा, पिशाचनाथ ने कहा, क्योंकि उस वक्त हम दोनों में से किसी के भी दिल में दोस्ती का नहीं, खुदगर्जी का जज्बा था। हम अपनी अपनी खुदगर्जी के ज़रिए दोस्ती का नाटक कर रहे थे। मगर अब मैं एक ऐसी बात लेकर तुम्हारे पास आया हूँ जिससे हम दोनों का ही फ़ायदा है। लेकिन स्टार तो बताते हैं कि तुम गुरबचन सिंह से मिल गए हो। तुम्हें यह जानकर तरद्दुद होगा कि मेरी जालसाजी की कहानी यहीं से तो शुरू होती है। क्या मतलब? मतलब यह है कि पहले तो ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि कलमदान गुरबचन सिंह के हाथ लग गया है। ना ना, बीच में मत बोल। बीच में बोलने से बात लंबी होती है और वक्त है नहीं। कुछ ही देर बाद तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उससे पहले ही मैं तुम्हें सारे हालात से आगाह कर देना चाहता हूँ। जितने कम सवाल करोगे उतने ही कम वक्त में सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। बाद में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल रह जाए तो बेशक उसका जवाब मुझसे मिल सकता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कलमदान गुरबचन सिंह के हाथ लग चुका है। राम रतन, चंद्रप्रभा, बख्तावर सिंह और गुलबदन भी गुरबचन सिंह की मंडली में शामिल हो गए। बख्तावर सिंह आज दरबार लगते ही गुरबचन सिंह की मदद से उमादत के सामने वह कलमदान पेश करने वाला है। उन्हें रोकने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि तुम उन्हें रोक नहीं सकोगे। मेघराज सचेत हो गया। अब वह पिशाच की किसी चाल में नहीं आना चाहता था। बोला, लेकिन ये खबर मुझे सुनाने का तुम्हें क्या फ़ायदा? फ़ायदा बहुत है, पिशाच ने कहा। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं अपने सारे दल सहित गुरबचन सिंह से जा मिला हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं बिना किसी स्वार्थ के ही उनसे जा मिला हूँ? क्या मतलब? उन्हीं के दल में मिल जाने के बाद मुझे ये पता लगा कि रक्त कथा काफ़ी दिनों से उनके कब्ज़े में है, पिशाचनाथ ने कहा। इतने दिनों तक हम बेकार ही रक्त कथा को लेकर इधर उधर तलाश करते रहे। तो मैं ये जानकर तरद्दुद होगा कि अब मुकरंद भी उन्हीं के पास पहुंच चुका है। उछल पड़ा मेघराज बोला, क्या? हाँ, पिशाचनाथ ने कहा। और तुम्हें यह जानकर और भी ज़्यादा तरद्दुद होगा कि तुम्हारे तिलिस्म में से मुकरंद निकालकर मैंने ही उन तक पहुंचाया है। तुमने? बेशक, पिशाचनाथ कहे जा रहा था। मैं और उनके साथ का वह लड़का विकास तुम्हारे तिलिस्म में गए थे। किसी तरह ये पता लगाकर कि दोनों में से कौन सा रास्ता मुकरंद तक जाता है, वे मुकरंद तक पहुँचे। आदि बताने के बाद पिशाच ने कहा, वहाँ मैंने विकास को अपने कब्ज़े में कर लिया और अपने एक आदमी को विकास बनाकर रमणी घाटी ले गया। वहाँ उन्होंने मेरे बताए विकास की खूब ही जाँच कर ली, लेकिन मुझे तो पहले ही मालूम था कि मेरी कहानी सुनने के बाद वे विकास की जाँच करेंगे, इसलिए पहले ही मैंने अपने आदमी के चेहरे पर ऐसे गहरे रंग लगाए थे कि 1 महीने से पहले किसी भी दवा से नहीं छूट सकते। अतः उन्हें यकीन हो गया कि विकास असली है। मैंने ऐसी कहानी सुनाकर फांसा है कि वो मुझे राक्षसनाथ के तिलिस्म का दारोगा समझकर अपना दोस्त ही समझने लगे। अगर तुम कहना क्या चाहते हो? लो, मुस्कुराया पिशाच। अब भी नहीं समझे? देखो, रक्त कथा चाहे जिस पर हो, लेकिन तिलिस्म देव और शेर सिंह के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तिलिस्म उन्हीं के हाथ तोड़वाना है। मैंने उन्हें पूरे दल को मैंने अपने पूरे दल को उनमें ठूस ही दिया है। जब तक वे तिलिस्म तोड़कर खजाने तक पहुंचेंगे तब तक सिर्फ शेर और देव सिंह ही असल रह जाएंगे। अपनी कारीगरी से मैं उन सभी लोगों की जगह अपने आदमी भर दूंगा। खजाने तक पहुंचते पहुंचते गुरबचन सिंह तब भी नकली होगा। मेरा इरादा है कि गुरबचन सिंह के भेष में इस मंडली में तुम्हें मिलाऊं। खजाने पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे ये तुम सोच ही सकते हो। पिशाचनाथ की बात सुनने के बाद मेघराज बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। कदाचित वह अपने दिमाग में यह फैसला करना चाहता था कि वह पिशाच की बातों का यकीन करे या नहीं। सोचने के बाद वह बोला, लेकिन इस बात का कलमदान वाली बात से क्या ताल्लुक? क्या यह ताल्लुक कम है कि मैं खजाना हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ और गुरबचन सिंह आज ही मदद के सामने कलमदान लाकर तुम्हें ख़त्म करा देना चाहता है? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। मेघराज जानता था कि पिशाच की बात झूठ भी हो सकती है और सच भी। उसका कोई भरोसा नहीं कि वह कब किससे क्या झूठ बोले और क्या सच। बोला, लेकिन मैं किस तरह यकीन करूँ कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच ही है? पहला सबूत तो तुम्हें दरबार लगते ही मिल जाएगा, पिशाच ने कहा। और दूसरा सबूत मैं तुम्हें अपनी कैद में पड़ा हुआ लड़का विकास दिखा सकता हूँ। उसे मैंने एक बहुत ही गुप्त जगह कैद कर रखा है। क्या तुम गुरबचन सिंह को आज दरबार में कलमदान हाजिर करने से नहीं रोक सकते? मैंने कोशिश की है मगर कामयाब ना रही। मुसीबत तो यह है कि बख्तावर सिंह इसी शर्त पर गुरबचन सिंह का साथ देने के लिए तैयार हुआ है कि सबसे पहला काम उमादत के सामने कलमदान हाजिर करना होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कलमदान का भेद खुलने पर तो मेरे हक के लोग भी खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, अब पकड़िए तुमने असली बात। इस वक्त इधर उधर की बातें नहीं बल्कि ये सोचने में फ़ायदा है कि ऐसे हालात में हमें करना क्या चाहिए। पिशाच ने कहा, मैंने जो कुछ सोचा वो इस तरह है। तुम इसी वक्त से गायब हो जाओ। इस सारी मुहिम में तुम सच्चे दिल से मुझे अपना दोस्त समझो। इसी वक्त से हम दोनों किसी सिपाही का बेस बना लेंगे और दरबार में अपनी असली सूरतों में ना रहकर सिपाहियों की सूरतों में रहेंगे। हम अच्छी तरह देख भी लेंगे कि दरबार में क्या होता है। कलमदान का पूरा भेद खुलते ही तुम्हारी तलाश की जाएगी।
सिपाहियों के भेष में होने के सबब से हम भी दारोगा की तलाश करते करते आसानी से चमनगढ़ से निकल जाएंगे। यहाँ से पहुँचेंगे सीधे महाराज दलीप सिंह के यहाँ। वहाँ पहुँचते ही इससे पहले कि गुरबचन तुम्हारे या महाराज दलीप सिंह के खिलाफ कुछ कर सके, दलीप सिंह से मिलकर चमनगढ़ पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि उनके कुछ करने से पहले हम ही कुछ कर डालें। तो फिर ठीक है, यही मुनासिब होगा, पिशाच बोला। इसके बाद कुछ देर तक वे आपस में बातचीत करते रहे। ज़्यादा खुलासा लिखने के लिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, अतः यहाँ पर पाठकों को मुख्तसर में ये समझना चाहिए कि पिशाच ने एक बार फिर मेघराज को अपनी लच्छेदार बातों में फंसा लिया। दरबार लगने के वक्त वे दोनों दो सिपाहियों के भेष में दरबार में पहुँचे। दरबार लगे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दो नकाबपोश दरबार में दाखिल हुए। दरबार में आकर उन्होंने नकाब पलटा तो लोगों ने देखा कि वे बख्तावर सिंह और गुरबचन सिंह थे। इसके बाद उन्होंने कलमदान और उसका भेद दरबार में खोल दिया। कलमदान का भेद खुलने के बाद दरबार में मौजूद बच्चा बच्चा दारोगा के खिलाफ हो गया। गुस्से के सबब से उमदत का क्या आलम था, बस ये तो पूछे ही मत। जैसी कि उम्मीद थी, फौरन ही उमदत ने दारोगा को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करने का हुक्म जारी कर दिया। सिपाहियों की टुकड़ियां चमनगढ़ में दारोगा को तलाशने लगी। इधर दारोगा और पिशाचनाथ बिना किसी रुकावट के चमनगढ़ से निकल गए। दोपहर होते होते वे दलीप सिंह के पास पहुंच गए। पहले तो मेघराज को उमदत का सिपाही समझकर पहरेदारों ने रुकावट डाली, लेकिन पहचान के हरफ बोलता हुए पिशाच को साथ लिए दलीप सिंह तक पहुंच गया। दलीप सिंह भी मेघराज को तभी पहचाने जब उसने पहचाने के हर्फ कहे। उसे पहचानने के बाद दलीप सिंह ने पिशाचनाथ के बारे में पूछा कि ये कौन है। मेघराज ने कहा कि इनका भेद कमरे में चलकर बताएंगे। तब जबकि कमरे में वे तीनों ही रह गए और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए गए, पिशाचनाथ ने झट से दलीप सिंह के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मुझे माफ़ कर दो। अपने मालिक के साथ दगा करके मैंने बड़े ही दुख उठाए। बौखला गए दलीप सिंह बोले, अरे ये क्या, कौन हो तुम? मैं कमीना पिशाचनाथ हूँ महाराज, मैं आपका नमक हराम खादिम हूँ। पिशाच? हाँ महाराज। उसी तरह पैरों से लिपटा गिड़गिड़ाता हुआ पिशाचनाथ कह रहा था, हाँ महाराज, मैं ही हूँ, आपका गुनाहगार। आपकी नौकरी छोड़कर दर दर भटका हूँ मैं, बड़े दुख उठाएं। अब मेरी समझ में आया कि अपने मालिक का साथ छोड़ने और उसके साथ नमक हरामी करने का क्या हश्र होता है। जब आपकी खिदमत में था तो कितना सुखी था मैं, मेरे नाम का कितना रुतबा था। लोग मेरा नाम नेक नीयत अय्यार कहकर इज्जत के साथ लेते थे। लेकिन इस कमबख्त दौलत के फेर में पड़कर मैंने आपका साथ छोड़ दिया। अपने ही दोस्तों के साथ न जाने कितनी बुराइयां की। तारा के फेर में पड़कर अपने ही दोस्तों का दुश्मन बन गया मैं। आज ये दुनिया पिशाचनाथ को कैसा आदमी समझती है ये आपसे छुपा नहीं है। मैं भटक गया था महाराज, आज आपकी खिदमत में वापस आया हूँ और एक ऐसे फ़ायदे की बात लेकर आया हूँ कि जिससे मेरे सारे ही पाप धुल जाएं। मुझे माफ़ करके कबूल करो मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह ऐसा ज़बरदस्त नाटक किया पिशाच ने कि दलीप सिंह पसीज गए। वैसे भी इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए थे कि उन्हें पिशाच की ज़रूरत थी, अतः पिशाच को माफ़ करके उन्होंने उसे अपने सामने वाली चौकी पर बैठाया। बोले, यह सूरत क्यों बदल रखी है? जवाब में मेघराज ने उमदत के महल में कलमदान का भेद खुलने की बात उन्हें बता दी। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ। दलीप सिंह अफसोस जाहिर करते हुए बोले, खैर, अब यहाँ सूरत बदलने की क्या ज़रूरत है? मेघराज कुछ कहना ही चाहता था कि पिशाच उससे पहले बोल पड़ा, नहीं महाराज, इस वक्त के हालात को देखते हुए यहाँ भी हमारा इसी भेष में रहना मुनासिब है। दारोगा साहब का तो इसलिए कि किसी खास से खास आदमी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि दारोगा साहब यहाँ हैं, और मेरा इसलिए कि किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि भटका हुआ पिशाच फिर अपने मालिक की खिदमत में आ गया है। दारोगा साहब की बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सबब समझ में नहीं आया। अभी मेरे सामने ना आने के कई सबब हैं, पिशाच ने कहा। पहला तो यही कि आप जानते हैं गिरदारी और शामा आदि के साथ मैंने कैसा शर्मनाक काम किया है, वे मुझे आपकी खिदमत में बर्दाश्त न करेंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो पिशाच, दलीप सिंह ने कहा। वाकई तुम उन चारों में से किसी को एक आंख ना सुहाओगे। इस वक्त अगर वे दुनिया में किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं तो वो तुम हो। ये तो हुआ पहला सबब महाराज, पिशाच ने कहा। दूसरा सबब यह है कि आजकल मैं शेर सिंह, देव सिंह और गुरबचन सिंह वाली मंडली में घुसकर बहुत ही भारी काम निकालने की फ़िक्र में हूँ। अगर उन्हें किसी तरह मालूम हो गया कि मैं आपसे मिला हूँ तो सारे करे धरे पर पानी फिर जाएगा। उन्हें धोखे में डाल और उनसे मिलकर आजकल मैं जिस उद्योग में लगा हुआ हूँ, अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मुझे यकीन है कि जितने कलंकित काम मैंने किए वे सभी धुल जाएंगे। ऐसे किस काम में लगे हो तुम? और जवाब में जो कुछ पिशाच ने मेघराज से कहा था वही दलीप सिंह को भी बता दिया। दलीप सिंह ने उससे यह भी कहा कि मौका लगते ही वह गौरव सिंह को गिरफ्तार करके उन्हें गौरव सिंह के भेष में उस मंडली में पहुंचा देगा। बात बनाने और समझदार से समझदार आदमी को अपनी बातों के फेर में फंसा लेने की कला में ही तो माहिर था पिशाच। इसमें शक नहीं कि उसने मेघराज को इतने धोखे देने के बावजूद भी अपने बातों के फेर में फंसा लिया।
यहाँ तक कि मेघराज और दलीप सिंह को पूरा यकीन हो गया कि पिशाच ने शेर, देव और गुरबचन सिंह को धोखे में डाल रखा है और तिलिस्मी खजाना हासिल करने की बहुत ही अच्छी तरकीब पर चल रहा है। पिशाचनाथ की सारी बातें सुनने के बाद दलीप सिंह बोले, लेकिन गुरबचन सिंह तो तिलिस्म तोड़ने से पहले यहाँ हमला करेंगे। इन्हीं सब हालातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने और दारोगा साहब ने एक रास्ता निकाला है। पिशाच ने कहा, गुरबचन सिंह की मंडली को यहाँ हमला बोलने के चक्कर में है ही। उधर कलमदान का भेद खुल जाने के सबब से उमादत भी आपके और दारोगा साहब के खिलाफ आग बबूला हो रहा है। वो भी मेरे ख्याल से अब दलीप नगर व हमला करने की ही सोचेगा। इससे पहले कि वह हम पर हावी हो, हमें उन पर हावी हो जाना चाहिए। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि गुरबचन सिंह की मंडली के कुछ करने से पहले ही हम उसे दूसरी तरफ से उलझा देंगे, और दूसरी बात यह कि हम अचानक हमला करेंगे तो उमादत के खिलाफ फतेह हमारे हाथ होगी। चमनगढ़ को फतेह करने के बाद हमारी ताकत बढ़ जाएगी और गुरबचन सिंह की मंडली का मजबूती से मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि फतेह हमारी ही हो? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पिशाच ने साफ तौर पर कहा। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हमने ये ना किया तो ज़रा सोचिए कि होगा क्या। होगा ये कि एक तरफ से शेर सिंह इत्यादि हम पर हमला करेंगे, दूसरी तरफ से उमादत। उसका अंजाम क्या होगा ये आप बखूबी समझते हैं। यह तो आप मानते ही हैं कि जो अचानक हमला करता है उसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि दूसरा दल उस हमले के लिए तैयार ही नहीं रहता। आप ज़रा दूरदर्शिता से काम कीजिए। सोचिए कि अगर आपने हमला ना किया तो क्या होगा। वे दोनों हमला ना कर देंगे। इससे अच्छा है कि पहले हम हमला कर दें। इसमें हमारी फतेह की गुंजाइश है। इस मौके पर अगर हम चूक गए तो ये गुंजाइश जाती रहेगी। और हाँ, याद आया, यह आप भी जानते हैं कि चंपानगर रियासत भी राजकुमारी कांता की होने की वजह से उस पर भी देव सिंह का ही हक है। वे चंपानगर को भी हासिल करने की सोच रहे हैं। मगर बेगम बेनज़ूर से मिलकर उसे यह हकीकत बताई जाए तो शेर सिंह और देव सिंह अपना जिस किस्म का दुश्मन हमें समझते हैं, उसी किस्म का उसे भी। उससे ये कहा जाए कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुमकिन है कि शेर। अभी पिशाचनाथ की बात अधूरी ही थी कि किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मेघराज ने अपनी जगह खड़े होकर दरवाज़ा खोला। सामने अय्यार बलवंत सिंह खड़ा था। उसने अंदर आकर दलीप सिंह से कहा, चंपानगर से बेगम बेनज़ूर का अय्यार महादेव सिंह आया है और आपसे मिलने की फरमाइश कर रहा है। महाराज का क्या हुक्म होता है? दलीप सिंह ने उसे खिदमत में हाजिर करने की इजाज़त दे दी। बलवंत सिंह के बाहर जाते ही पिशाच बोला, मुझे तो ऐसा ही लगता है महाराज कि बेगम बेनज़ूर ने उसे हमारे पास मदद मांगने के लिए भेजा है। अगर ऐसा है तब तो हमें समझना चाहिए कि ये भी हमारी हक में है। कुछ देर बाद महादेव सिंह कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा उसी तरह बंद कर लिया गया। प्रणाम आदि के बाद महादेव सिंह पिशाच और मेघराज की वर्दी को देखता हुआ बोला, मैं बेगम साहिबा के हुक्म से आपसे कुछ बातें तकलिये में करना चाहता हूँ। इनकी मौजूदगी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दलीप सिंह ने कहा। तुम इनकी शक्ल या पहनावे पर मत जाओ। उमादत के सिपाहियों के भेष में ये हमारे अय्यार हैं। बेहिचक व पैगाम बयान करो जो बेगम बेनज़ूर ने हमारे लिए भेजा है। जो हुक्म। अदब के साथ महादेव सिंह ने कहा, बेगम साहिबा ने कहला भेजा है कि शेर सिंह और देव सिंह आपकी ओर हमारी रियासत से बदला लेने आ पहुँचे हैं। अगर हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर अलग अलग उनका सामना करेंगे तो मुमकिन है हम दोनों ही खत्म हो जाएं। उनकी राय है कि हम दोनों को एक होकर शेर और देव सिंह का मुकाबला करना चाहिए। मुमकिन है कि दोनों की मिली जुली ताकत से हम फतेह हासिल कर सकें। उनका कहना है कि ऐसे वक्त पर हमें अपने बीच की पिछली बातें भुलाकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम भी यहाँ बैठे इन्हीं बातों पर गौर कर रहे थे, दलीप सिंह ने कहा। बेगम बेनज़ूर की राय दुरुस्त है और हम उसे कबूल भी करते हैं। उनसे कहना कि शेर सिंह और देव सिंह से मुकाबला करने के लिए वे हमें अपना दोस्त समझें। कदाचित बेगम साहिबा को अभी इस बात का इल्म नहीं है कि अगर हमने ये वक्त बातचीत में खो दिया तो मौका हमारे हाथ से जाता रहेगा। तुम बड़े ही अच्छे मौके पर आए हो, पिशाचनाथ कह रहा था। तुम्हारे यहाँ आने से काफ़ी वक्त की बचत हो गई है। बेगम साहिबा से कहना कि हमने पूरी योजना भी तैयार कर ली है। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हम आज ही रात चमनगढ़ पर हमला बोल रहे हैं। अगर उन्हें शेर सिंह और देव सिंह से मुकाबला करने के लिए हमारी मदद चाहिए तो वो भी आज ही रात चमनगढ़ पर हमला कर दें। लेकिन शेर और देव से टकराने के लिए चमनगढ़ पर हमले का क्या सबब? महादेव सिंह ने पूछा। बहुत बड़ा सबब है, पिशाच ने कहा। हम दोनों के मिलते ही शेर सिंह और देव सिंह मदद की मदद ले सकते हैं। इन हालात में वे ताकत में हमारे मुकाबले के हो जाएंगे। अतः उनके सावधान होने से पहले ही अचानक हमें आज की रात चमनगढ़ पर हमला बोलना है। अभी इस हमले की चमनगढ़ में कोई भनक नहीं होगी। जब अचानक रात को इधर से हम और उधर से तुम हमला करोगे तो मदद बौखला जाएगा। हम उसे इतना मौका ही नहीं देंगे कि इन हमलों से बचने के लिए वह कोई कार्रवाई कर सके। नतीजा ये होगा कि हम दोनों के दो तरफा हमले का वह मुकाबला नहीं कर सकेगा और हम फतह कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? महादेव सिंह ने पूछा। हम पूरी योजना बनाने के बाद तुमसे ये कह रहे हैं, इस बार मेघराज बोला। एक नहीं, इससे दो फायदे हैं।
पहला तो ये कि शेर सिंह और देव सिंह की मदद के लिए कोई रह नहीं जाएगा। दूसरा ये कि चमनगढ़ को फतेह करते ही वहाँ की बची हुई फौज, अय्यार या और दूसरी तरह की सारी ताकतें भी हमारी दखल में हो जाएंगी। ये वह ताकत भी हमारी ताकत में मिल जाएगी। इस तरह हमारी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम शेर सिंह और देव सिंह का मुकाबला और ज़्यादा मजबूती से कर सकेंगे। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कह नहीं सकता कि बेगम साहिबा इसे मानेंगी या नहीं। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दरवाज़ा खोला तो गिरधारी सिंह और श्यामा सिंह कुछ घबराए से खड़े थे। दलीप सिंह बोले, क्या बात है, तुम घबराए से क्यों? खबर मिली है कि वो मदद कली चमनगढ़ पर हमला करने वाला है, श्यामा सिंह ने कहा। अभी हम ज़रूरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में इस बारे में तुमसे बात होगी, दलीप सिंह बोला। श्यामा और गिरधारी अपने चेहरे पर तरद्दुद लिए वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही सबसे पहले पिशाच बोला, हमने पहले ही कहा था कि जितना वक्त गुजरेगा खतरा बढ़ जाएगा। वो हम पर कल हमला करने की सोच रहा है। हमें उसे रात में ही दबोच लेना चाहिए। महादेव सिंह, तुम फ़ौरन ही वापस चंपानगर चले जाओ और बेगम साहिबा से कहो कि महाराज दलीप सिंह ने कहला भेजा है कि आज की रात चमनगढ़ पर हमला बोल दें। अगर वे हमला बोल देती हैं तो हम समझेंगे कि वे हमारी दोस्त हैं और शेर सिंह का मुकाबला करने में हमारी मदद चाहती हैं। आज रात उन्होंने हमला नहीं किया तो हम समझेंगे कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। पिशाचनाथ की बात सुनकर महादेव सिंह दलीप सिंह का मुंह देखने लगा। तुम इसे हमारा ही पैगाम समझो, जाकर बेगम ने बेनज़ूर से कह दो, दलीप सिंह ने कहा। तुमने देख ही लिया है कि अगर आज हम चूक गए तो पहला कदम वे उठा देंगे। हम तो आज रात हमला बोलेंगे ही। बेगम बेनज़ूर को अगर हमारी मदद चाहिए तो आज रात वह भी यही करें। महादेव सिंह यही पैगाम लेकर वहाँ से चला गया। मेघराज ने दरवाज़ा फिर बंद किया। दलीप सिंह बोले, अब क्या होगा? होगा ही क्या? पिशाचनाथ ने कहा, देख लीजिए, वही हुआ जो मैं कह रहा था। अब वक्त सोचने विचारने और बातचीत का नहीं रहा। कल का सूरज निकलने से पहले चमनगढ़ पर हमला कर देना हमारे हक में है, वरना उमातत हम पर हावी हो जाएगा। अब तो हालात को देखते हुए यही बात ठीक जच रही है महाराज, मेघराज ने कहा। लेकिन इसका क्या पता कि बेगम बेनज़ूर आज रात चमनगढ़ पर हमला बोलेगी या नहीं, दलीप सिंह ने कहा। हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारी मदद हासिल करने के लिए वह हमारी ये बात मानेगी, पिशाचनाथ ने कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेगम बेनज़ूर की तरफ से भी चमनगढ़ पर आज रात ही हमला होगा, और अगर ना भी हुआ तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? वह हमला करे या ना करे, लेकिन हमें तो आज हमला करना ही चाहिए। जंग तो अब होनी ही है। यदि रात को हम हमला नहीं करेंगे तो कल उमादत हमसे आ भिड़ेगा। जंग से अब हम बच तो सकते नहीं, लेकिन हाँ, इतना है कि जंग अगर हम छेड़ते हैं तो हमारी फतेह की गुंजाइश है भी, लेकिन अगर हम आज रात चूक गए तो शिकस्त के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर बेगम बेनज़ूर भी आज ही रात हमला कर देते हैं तो यकीनन हम जीत जाएंगे। तो फिर फौजों को तैयार होने का हुक्म दे दिया जाए, दलीप सिंह बोले। ऐसे नहीं, पिशाचनाथ ने कहा। सिर्फ ये हुक्म दीजिए कि फ़ौजें तैयार हो जाए। ये मत बताइए कि हमला रात ही को करना है। ये हुक्म फ़ौजों को आधी रात के वक्त जारी किया जाएगा। सब यही समझेंगे कि हम कल होने वाले मदद के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भेद हमें पहले नहीं खोलना है कि हमारी योजना रात ही में हमला करने की है। बेशक ऐसा ही होना चाहिए, मेघराज ने कहा। पिशाचनाथ मुस्कुरा उठा। मुस्कुराता क्यों नहीं? आखिर फिर एक बार उसकी योजना कामयाब जो थी। 8वां बयान। ये पिशाचनाथ की खतरनाक दिमाग का नतीजा है कि इस वक्त उस टापू के हर रियासत में ज़बरदस्त हलचल है। यहाँ दलीप नगर में दलीप सिंह की फ़ौजें जंग के लिए सज रही हैं। वहाँ करीब वैसी ही कैफियत चमनगढ़ में भी तो है। चंपानगर में भी शांति कहाँ है? वहाँ भी महादेव सिंह ने पहुँचते ही सारे हालात बताए और बेगम बेनज़ूर के सभी अय्यारों ने इस बात का पक्ष लिया कि दलीप सिंह की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। अतः चंपानगर की फ़ौजें भी बेगम बेनज़ूर के हुक्म से जंग की तैयारी कर रही हैं। उधर रमणी घाटी में भी तो जंग की ही तैयारियां हैं। अब आप ज़रूर पूछेंगे ये सब क्या मामला है, एक साथ सभी लोग जंग की तैयारी में क्यों लग गए? असल पूछें तो ये सारी आग इस टापू के सबसे दबंग अय्यार पिशाचनाथ की ही लगाई हुई है। उसी की अय्यारी का ये सबब है कि रियासतों की सेनाएं एक दूसरे का खून बहाने के लिए मचल उठी हैं। उसी के खतरनाक दिमाग का नतीजा है ये। और वह खुद इस वक्त अपनी मस्तानी चाल से चलता हुआ जंगल में एक तरफ को बढ़ा चला जा रहा है। वह दबंग अय्यार इस वक्त अपनी असली सूरत में रमणी घाटी की तरफ जा रहा है। अभी अभी तो उसने दलीप नगर की सरहद पार की है। सरहद के पार आकर ही तो उसने अपने चेहरे से उमदद के सिपाही का मेकअप उतारा है। टापू की रियासतों की इस वक्त कैफियत यह है कि एक दूसरे के अय्यार एक दूसरे की ताकत और इरादों का पता लगाने के लिए दौड़े फिर रहे हैं। जंग से पहले दुश्मन की ताकत, उनके इरादे और रसद आदि का पता लगाने का काम उन्हीं का तो है। इस वक्त सभी के अय्यार अपने अपने मकसद से इधर उधर दौड़े पड़े हैं, लेकिन अभी पक्की तरह हम भी ये नहीं कह सकते कि पिशाचनाथ आखिर में किसका साथ देगा।
वह क्या चाहता है या उसे किसका अय्यार कहें? कहीं उसके दिमाग में ये बात तो नहीं कि आखिर में वह सभी को धोखा देने और तिलिस्मी खजाने का मालिक बनने के ख्वाब देख रहा हो। वह अगर किसी से भी अपनी ज़बान से कुछ कहता है तो हमें उसका कोई भरोसा नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन सा वक्त आने पर वह क्या करता है। हम इसके साथ ही रहें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि चारों तरफ की खबर यही तो रखता है। लीजिए, हम उसका पीछा करते हुए एक बार फिर रमणी घाटी में आ गए। रमणी घाटी में भी करीब करीब वही समा देखने में आ रहा है जो इस टापू की रियासतों में। यहाँ के भी 6 अय्यार अय्यारी करने के मकसद से इस वक्त रमणी घाटी से बाहर गए हुए हैं। जो यहाँ हैं वे भी बड़ी अजीब सी फुर्ती में नज़र आते हैं। जो लोग जंगी मैदान के योद्धा हैं वे अपने जंगी लिबास हथियार इत्यादि से लैस हो रहे हैं। उनमें बहुत से पिशाच पिशाच के शागिर्द भी हैं जो गुजरते हुए पिशाच के पैर छूते हैं। जो ओहदे में पिशाच से बड़े हैं उन्हें पिशाच इज्जत के साथ प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा है। कदाचित यहाँ ये भी साफ कर देना ज़रूरी है कि पिशाच अपने से बड़ा किन्हें समझता है। खास तौर पर अमर सिंह के खानदानियों का वह खिदमतकार है। इसी सबब से विजय और अल्फांसे को तो वह अपना मालिक ही समझता है। अपने मालिकों की सूरत में ही देखता है कि जिनके नाम ठाकुर निर्भय सिंह, ब्लैक बॉय, रघुनाथ, विकास, धनुष टंकार, रैना इत्यादि हैं। गौरव, वंदना, अर्जुन सिंह और प्रगति तो हैं ही उसके मालिक। इनके अलावा गुरबचन सिंह की इज्जत वह इस सबब से करता है क्योंकि वे उसके पिता भूतेश्वर नाथ के ज़माने के। सभी को ही अपने अपने कामों में लगे नजर आ रहे हैं। पिशाचनाथ इस तरह बढ़ा चला जा रहा है मानो उसे मालूम हो कि उसे जिससे मिलना है वह कहाँ होगा। रमणी घाटी की नई गुफाओं और गैलरियों को पार करने के बाद वो ऐसे कमरे में दाखिल हो गए जिसमें गुरबचन सिंह, विजय, अल्फांसी और विकास मौजूद हैं। इस वक्त वे चारों ही जंगी लिबास में नजर आ रहे हैं। विजय और अल्फांसे के जिस्मों पर राजसी जंगी लिबास है, माथे पर मुकुट है। सारा लिबास शाही हथियारों से भरा पड़ा है। हरवे, तलवारें, धनुष, तीर, ढाल आदि वे सभी हथियार जो एक राजा की शान बढ़ाते हैं। आओ पिशाच। उसे देखते ही गुरबचन सिंह कह उठे, काफ़ी देर से आए। आग पूरी तरह भड़का कर आया हूँ गुरुजी, पिशाचनाथ ने कहा। बड़ी मुश्किल से दलीप सिंह को मुझ पर यकीन हो सका। अय्यारों ने खबर दी है कि तीनों ही रियासतों में जंग की तैयारी है, गुरबचन सिंह ने कहा। बिल्कुल सही खबर है, पिशाचनाथ अपनी तारीफ पर फक्र करता हुआ बोला। भला मजाल है कि पिशाच कोई काम कराना चाहे और होवे नहीं, उस पर फिर आप जैसे गुरु का हाथ भी हो। जिस वक्त मैं दलीप सिंह को आज ही रात उमादत पर हमला कर देने के लिए उकसा रहा था, उसी वक्त दलीप सिंह के अय्यार श्यामा और गिरधारी सिंह ने दलीप सिंह को आकर खबर दी कि उमादत कल को दलीप नगर पर हमला करने वाला है। मैं फ़ौरन समझ गया कि आप और बख्तावर सिंह उमादत को दलीप सिंह पर हमला करने के लिए उकसाने में कामयाब हो गए। बस फिर क्या था, मैंने भी दलीप सिंह के दिमाग में अच्छी तरह यह बात बैठा दी कि कल का इंतज़ार करने की जगह रात ही में हमला कर देना उसके हक़ में, लिहाजा अब वह ऐसे ही करेगा। उमादत को दलीप सिंह के खिलाफ भड़काने और उसे दलीप सिंह पर हमला कर देने हेतु उकसाने का मुनासिब काम बख्तावर सिंह ने हमसे बेहतरीन किया, गुरबचन सिंह ने बताया। तुमने मैं पहले ही बता दिया था कि जिस वक्त हम दरबार में कलमदान का भेद खोल रहे होंगे उस वक्त तुम और दारोगा दरबार में सिपाहियों के भेस में होंगे। सभी सिपाहियों के वहाँ से चले जाने के बाद उमादत हम अपने खास कमरे में ले गए। कलमदान का भेद खुलने पर वे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से में तो थे ही। उन्हें इस बात का भी बहुत अफसोस था कि वे दुष्ट दारोगा मेघराज को इतने दिनों तक अपना यकीनी अय्यार समझते रहे। उसकी बातों में आकर उन्होंने अपने बख्तावर सिंह जैसे अय्यार को मुजरिम ठहरा कर रियासत से निकल जाने की सज़ा दी। अपनी इस गलती के सबब से उमादत ने बख्तावर सिंह से माफ़ी मांगी। उस वक्त बलवंत सिंह ने यह कहकर उमादत को उकसाया कि वह उनका मुलाजिम है, उनका उससे माफ़ी मांगना मुनासिब नहीं है। वह आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनका खिदमतकार है। इस पर उमादत ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसके जवाब में बख्तावर सिंह ने उमादत को यह कहकर भड़काया कि दारोगा कलमदान का भेद खुलने की खबर सुनते ही अपने आका दलीप सिंह के पास भाग गया होगा। उमादत के दिमाग में बख्तावर सिंह ने यह बात बैठा दी कि अब दारोगा दलीप सिंह की मदद से चमनगढ़ पर हमला करेगा और उससे पहले अगर हम ही दलीप नगर पर हमला कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इस बात से उमादत की हिम्मत और भी बढ़ गई कि इस जंग में हम भी उसकी मदद करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उमादत ने फ़ौरन ही चमनगढ़ पर हमला करने का ऐलान कर दिया। ये सब जब तुम्हारी ही सोची हुई थी पिशाच, जो कामयाब साबित हुई। मेरे सिर पर अगर आपका हाथ नहीं होता तो इन रियासतों को आपस में लड़ाने का काम कभी कामयाब नहीं होता गुरुजी, पिशाच ने कहा। उधर आपने उमादत को दलीप सिंह के खिलाफ भड़काया, इधर मैंने दलीप सिंह को उमादत के खिलाफ। बेगम बेनज़ूर हमारे डर से इस जंग में दलीप सिंह का साथ देने के लिए कूद पड़ी। अब नतीजा ये होगा कि तीनों ही लड़ लड़कर अपनी ताकत खोएंगे। हमने तो सिर्फ वही किया है पिशाच जो तुमने बताया था, गुरबचन सिंह ने कहा। तीनों रियासतों को भिड़ाने की ये तरकीब तो तुम्हारे ही दिमाग की ईजाद है। तुमने ही तो हम सबको समझाया था कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। वाकई स्कॉच प्यारे के दिमाग की तारीफ करनी होगी, अचानक विजय बोल पड़ा।
इस तरकीब को कामयाब करने में सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक पार्ट भी तुम ही ने अदा किया है पिशाचनाथ, अल्फांस से बोला। कलमदान का भेद खुल जाने के बाद बख्तावर गुरबचन सिंह के लिए उमादत को भड़काना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि मेघराज और दलीप सिंह जैसे शख्स, जिनके तुम सबसे बड़े दुश्मन थे और जिनके साथ तुम पहले भी कई बार धोखे कर चुके हो, को अपनी बातों में फंसाना, उनका अपने ऊपर यकीन जमाना और उन्हें हमले के लिए उकसाने में कामयाब होना था। बात तो आपकी ठीक है महाराज, और इसी सबब से मुझे देर भी हो गई, पिशाचनाथ ने कहा। उन दोनों का अपने ऊपर यकीन जमाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद उसने वह सारा किस्सा खुलासा करके बता दिया जो पाठक पिछले बयान में पढ़ा है। सब कुछ बताने के बाद पिशाच बोला, मैं इतने कठिन काम में कामयाब कदाचित इसी सबब से हो सका क्योंकि वे हर काम में लगातार अपनी शिकस्त के सबब से बहुत ही डरे हुए थे, और उनके दिमाग में ये बात थी कि इस मुसीबत के वक्त में पिशाच ही उनका एक ताकतवर मददगार हो सकता है। फिर मैंने उन्हें सब्ज बाग ऐसे ऐसे दिखाए कि वे लट्टू हो गए। लेकिन उन्हें छोड़कर तुम यहाँ क्या बहाने लगाकर आने में कामयाब हुए, अल्फांसे ने पूछा। यही कहकर आया हूँ कि वे लोग हमले की तैयारी करें। मैं आपसे मिलकर ये देख कर आता हूँ कि आप लोगों की क्या योजना है। यानी रात तक तुम्हें फिर उनसे जाकर मिलना है, विजय ने कहा। जी हाँ महाराज, पिशाच ने कहा। इस जंग में मैं उनके साथ रहूँगा, तभी तो उनका हौसला बढ़ेगा और ये बात उनके दिमाग में बैठेगी कि मैं आपके साथ खजाने तक पहुँचने के लिए लगा हुआ हूँ और असल में उनका ही मददगार हूँ। बेशक पिशाचनाथ, तुम खुद ही इतना दिमाग रखते हो कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, गुरबचन सिंह ने कहा। लेकिन हाँ, ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में इन तीनों रियासतों को ही टकराने की तरकीब क्यों आई? तुम अगर चाहो तो सीधी सी इस चाल से भी चल सकते थे कि हम एक एक करके तीनों रियासतों को जीतें और उसके बाद तिलिस्म तोड़ें। यह सवाल सुनते ही पिशाच की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। बोला, गुरुजी नहीं पूछें तो अच्छा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? गुरुजी, जैसे कहीं खो गया पिशाच, आंखें सुर्ख हो गई, ऐसे जैसे किसी भयानक दृश्य को देख रहा हो जिसमें गुस्से से कांप रहा था उसका। लहू से सनी आंखें शून्य में जा टिकी। कहीं खोया सा बोला पिशाच। गुरुजी, आज से 40 साल पहले का वह खूनी दृश्य मैंने तो नहीं, लेकिन तुमने और मेरे पिता भूतेश्वर नाथ ने अपनी आंखों से देखा था। वह दृश्य गुरुजी, जब इन्हीं तीनों राजाओं के पूर्वजों ने शेर सिंह और देव सिंह को मारा था। इनके साथ रायगढ़ी का राजा सूर्यजीत भी था। हमारे मालिकों के खिलाफ ये चारों ही राजा से तो मिल गए थे। इन चारों ने एका करके ही तो हमारे मालिकों को घेरा था। सूर्यजीत, सुरेंद्र सिंह, चंद्रदत्त और बेगम बेनज़ूर एक हो गए थे। हमारे मालिक शेर सिंह और देव सिंह अकेले। वे दृश्य मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखे गुरुजी, लेकिन बचपन में न जाने कितनी बार वह कहानी हमारे पिता ने हमें सुनाई है। इतनी बार सुनी गुरुजी कि वो कहानी कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अब भी अपनी आंखों के सामने 40 साल पुराना वह दृश्य देख रहा हूँ गुरुजी। किस तरह हाथी और घोड़ों से घेर कर बड़े महाराज को ज़मीन में डाल दिया था इन्होंने। किस तरह हमारे महाराज शेर सिंह और महारानी फूलवती को ज़मीन में डालकर हाथी के पैरों तले रौंदा था इन्होंने। किस तरह एक दूसरे की बाहों में लिपटे महाराज और महारानी उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह वह दरिंदा सुरेंद्र सिंह हमारे महाराज की बेबसी पर हंस रहा था। जिस हाथी पर महाराज देव सिंह को जंजीरों में जकड़ कर बैठा रखा था, उसी हाथी के पैरों तले महाराज शेर सिंह और फूलवती को कुचला गया। राजकुमारी कांता को उस तिलिस्मी बुर्ज में कैद कर लिया गया। वहां से किस तरह महारानी कांता ने देव सिंह को पुकारा था। महारानी कांता की पुकार सुनकर महाराज देव सिंह किस तरह पागल हो गए थे। किस तरह पागल दीवानों की तरह वे तिलिस्मी की तरफ भागे थे। किस तरह उस कोठरी में तड़प तड़प कर मरे थे महाराज। मुझे सब याद है गुरुजी, मुझे सब याद है। सब कुछ इस तरह जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा। उन खूनी दृश्यों को मैं कैसे भूल जाऊं गुरुजी, कैसे भूल जाऊं। मैंने तो पिता से सुना है, आपने तो अपनी आंखों से देखा था। बोलिए, क्या आप भूल सकते हैं? 40 साल पुराने आज भी वे सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं जैसे कल की ही बात हो। और और वो सब क्यों हुआ था, कैसे हो सका था? क्या आपको याद है गुरुजी? मुझे याद है। वो सब कुछ इसलिए हो सका था क्योंकि सारे राजा एक हो गए थे, हमारे महाराज अकेले। अगर एक ना होते तो अलग अलग किसी में ताकत नहीं थी कि हमारे महाराज से चकरा टकरा सकते। सबके एक होने से ही वे खूनी दृश्य मौजूद होने मुमकिन हो सके। इनके एक होने की सज़ा आज 40 साल बाद मैंने दी है। आज जरा एक होकर दिखाएं तो सही है। आज मैंने ऐसे हालात पैदे पैदा कर दिए हैं कि एक होकर हमारे महाराज को मारने वाले आज एक दूसरे की गर्दन काटें। बोलिए गुरुजी, क्या इन कमीनों के लिए इस दुनिया में इससे बड़ी सज़ा है? हमारे महाराज के हत्यारे आज अपनी तलवार से एक दूसरे की ही गर्दन काटेंगे। मेरे दिमाग ने तो इन जंगलियों के लिए ये सज़ा मुकर्रर की थी, और आज की रात आप यही नज़ारा देखना। बोलिए महाराज, क्या मैंने गलत किया? क्या इन हरामजादे कुत्तों के लिए दुनिया में यही एक माकूल सज़ा नहीं थी? आज की रात हमारे महाराज के हत्यारे एक दूसरे की गर्दन काट लें, इसलिए मैंने एक एक रियासत को जीतने के बजाय इन सभी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया।
इतना सब कुछ कहते कहते पिशाचनाथ गुस्से से जैसे पागल हो गया। चेहरा सुर्ख, मानो प्रतिशोध की आग में वह जल रहा। जो कुछ पिशाचनाथ ने कहा था उसे सुनते सुनते विजय और अल्फांसे के सामने अपने पूर्व जन्म के दृश्य घूम गए। पिशाचनाथ के बोलते बोलते वे भी खो गए उन दृश्यों में। गुस्से से कांपता हुआ जैसे पागल हो गया विजय बरबसी चीख पड़ा, कांता। और इससे पहले कि अपने पूर्व जन्म की भावुकता में फंसा विजय कुछ कह पाता, गुरबचन सिंह ने उसके दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, महाराज, महाराज संभालिए, ये वक्त जज्बातों में बहने का नहीं, होश में आइए। विजय के मस्तिष्क को एक तीव्र झटका लगा। वो पूर्व जन्म से बाहर आया। कुछ देर उसे खुद को संभालने में लगा, फिर बोला, चिंता मत करो प्यारे गुड़भंजन सिंह, मैं ठीक हूँ। और मुस्कुरा उठा गुरबचन सिंह। फिर बात बदलता हुआ वह पिशाच से बोला, हाँ तो पिशाचनाथ, अब बताओ कि आगे हमें क्या करना है। तुमने सिर्फ यहीं तक बताया था कि जब इन रियासतों में जंग की तैयारी होने लगे तो हमें भी तैयारी करनी है। वो वक्त आ गया जब तुम्हें आगे की कार्रवाई बतानी है। आप उमदद से यही कहकर आए हैं ना कि कल सुबह आप अपनी फ़ौजों के साथ चमनगढ़ पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कहने के लिए तो तुमने कहा था, गुरबचन सिंह ने कहा। बख्तावर सिंह चमनगढ़ में ही रह गया है। मैं वहाँ उसे आश मैं वहाँ उसे यह आश्वासन देकर आया हूँ कि कल सुबह तक लड़ाई के लिए तैयार होकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, पिशाचनाथ ने कहा। सारा काम तो सुबह से पहले ही हो लेगा। ज़रा गौर से सुनिए। पूर्व तरफ से चमनगढ़ पर दलीप सिंह की सेनाएं हमला करेंगी। पश्चिम की तरफ से बेगम बेनज़ूर की सेनाएं चमनगढ़ को घेरेंगी। हमारे पास जितने भी आदमी हैं वो 4 टुकड़ियों में बट जाएंगे और चारों दिशाओं से बढ़ेंगे। पूर्व तरफ यानी दलीप सिंह की सेनाओं के पीछे से हमारी जो टुकड़ी बढ़ेगी उसकी सरदारी महाराज देव सिंह के हाथों में होगी। पश्चिम से यानी बेगम बेनज़ूर की सेनाओं को घेरती हुई टुकड़ी की बागडोर महाराज शेर सिंह अपने हाथों में रखें तो मुनासिब है। उत्तर की ओर से हमारी टुकड़ी इसलिए बढ़ेगी कि अगर इन तीनों सेनाओं का कोई भी सिपाही सेनापति या कोई भी भागने की कोशिश करे तो उसे बैकेंड पहुंचाए। इस सेना के सेनापति महाराज गौरव सिंह होंगे। दक्षिण की तरफ से बढ़ने वाली फौजों का भी यही काम होगा। उस तरफ से बढ़ने वाली फौजों की बागडोर महाराज अर्जुन सिंह संभालेंगे। इन 4 पार्टियों के अलावा हमारी एक 5वीं टुकड़ी भी होगी जो सिर्फ दिखावे के लिए राजा उमादत की मदद करेगी। आधी रात से पहले ही ये टुकड़ी उमादत के पास चमनगढ़ में पहुंच जानी चाहिए। इस टुकड़ी की बागडोर महाराज विकास के हाथ में होगी। इस तरह पिशाचनाथ उन्हें जंग की सारी व्यू रचना समझाने लगा। व्यू में जो कमी थी वो अल्फांसो और विजय ने पूरी कर दी। 9वां बयान। और उस बेनाम टापू के इतिहास की वह सबसे ज़्यादा खतरनाक खून से लिथड़ी रात, उस रात की वह घड़ी जब पिशाचनाथ के दिमाग की नसों ने टापू पर कत्लेआम मचवा दिया। आधी रात का वक्त चारों ही टुकड़ियों के अय्यार अपने अपने करिश्मे दिखा चुके थे। उमादत के अय्यारों ने अगर यह खबर अपने मालिक तक पहुंचा दी थी कि दलीप सिंह कल का इंतज़ार करने की जगह आधी रात में ही हमला बोल रहा है, और दूसरी तरफ से बेगम बेनज़ूर भी उसके हक में चमनगढ़ की तरफ आ रही है, तो बेगम बेनज़ूर और दलीप सिंह के अय्यारों ने भी अपने अपने मालिकों तक ये खबर पहुंचा दी थी कि उमादत जान गया है कि हम आधी रात के वक्त हमला करने जा रहे हैं। वह इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और गुरबचन सिंह की तरफ से उसकी मदद के लिए विकास की देख रेख में एक टुकड़ी चमनगढ़ पहुंच चुकी है। उमादत के अय्यारों ने उसे यह बता दिया था कि बेगम बेनज़ूर हमारी तैयारी की सारी हकीकत जान गई है, तो इन दोनों के अय्यारों ने भी दोनों को ये बता दिया था कि उमादत तक हमारी पोल पहुंच चुकी है। तीनों को मालूम हो गया कि एक दूसरे के पास कितनी ताकत है, कितने हाथी, कितने घुड़सवार, कितने पैदल और कितने टैंक हैं। तीनों के अय्यारों ने अपने अपने राजाओं को एक दूसरे की ताकत की खबर कर दी थी, मगर इस भेद को कोई नहीं जानता था कि चारों दिशाओं से 4 टुकड़ियाँ उन सबको घेर रही हैं। होता भी कैसे, बड़े गुप्त तरीके से जो हो रहा था वह सब। हम यहाँ पाठकों को व्यू की थोड़ी सी कैफियत समझा कर चलें तो ज़रूर मज़ा आएगा। पूरब की तरफ से दलीप सिंह की सेनाएं चली। सबसे आगे उनके वे पुराने 5 टैंक थे जो सुरेंद्र सिंह के ज़माने से ही एक तरह से उनकी मिल्कियत थी। अपनी योजना के मुताबिक टैंकों की बागडोर पिशाचनाथ ने अपने हाथों में ले ली थी। टैंकों के पीछे कोई 20 हाथियों का झुंड था। उनके पीछे 1000 घुड़सवार और पीछे 5000 पैदल फौज। घुड़सवारों के बीच बेशकीमती गहनों से सजा एक हाथी था जिस पर खुद राजा दलीप सिंह बैठे थे। हाथियों की फौज की बागडोर दारोगा मेघराज के हाथों में थी। ज़्यादातर सिपाहियों के हाथों में मशालें थीं, अतः इस विशाल सेना को रात के अंधेरे में दूर से ही देखा जा सकता था। सिर्फ टैंकों के इर्द गिर्द कोई मशाल नहीं थी। इसका सबब यह था कि पिशाचनाथ ने कहा था कि टैंकों के आसपास कोई रोशनी न रहे, ताकि दुश्मनों को हमारी सेना का तो पता लग जाए लेकिन टैंकों की मौजूदगी का पता न लगे। दलीप सिंह को पिशाच की यह बात जमी थी और उन्होंने ऐसे ही किया था। कदाचित पिशाचनाथ के अलावा इस फौज का एक भी आदमी हकीकत से वाकिफ़ नहीं था कि एक छोटी सी टुकड़ी इस विशाल सेना को घेरती हुई चुपचाप इनसे कई 100 कदम का फासला रखकर इनसे पीछे पीछे बढ़ रही है।
उस टुकड़ी में करीब 50 शख्स हैं। सबसे आगे विजय अपने हाथी पर सवार है। उसके चारों ओर एक घेरा सा बना है, 10 घुड़सवार और 40 शख्स पैदल। इनमें से किसी के भी हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे रोशनी का दर्जा दिया जा सके या जो रात के अंधेरे में चमकती हो। कहने का मतलब ये कि खुद को अंधेरे के घर में छुपाए रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए लोग दबे पांव बिना किसी आवाज़ के बढ़े चले जा रहे हैं। उनके चलने का अंदाज ही बताता है कि वे किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देना चाहते। दूसरी तरफ पश्चिम से बेगम बेनज़ीर की सेनाएं बढ़ रही हैं। उनके पास सिर्फ 2 टैंक, 10 हाथी, 100 घोड़े और 1000 पैदल सेना है। बीच में घुड़सवार सेना के ठीक बीच में 11वां हाथी है, जिस पर खुद बेगम बेनज़ीर सवार है। इस सेना का तो एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे अपने पीछे आने वाली 50 लड़ाकों की इस टुकड़ी का ख्वाब में भी एहसास हो। 50 लड़ाकों की यह टुकड़ी, जिसमें गुरबचन सिंह और पिशाचनाथ के मिले जुले अय्यार, शागिर्द और लड़ाके हैं, उनकी बागडोर खुद अल्फांसे ने संभाल रखी है। और वे भी ठीक उसी हालत में पड़ रहे हैं जिसमें कि दलीप सिंह की सेना के पीछे विजय की टुकड़ी। बाकी 2 दिशाओं से भी उसी तरह गौरव सिंह और अर्जुन सिंह की सरदारी में वहाँ 50-50 शख्सों की टुकड़ियाँ किसी के भी भागने के रास्ते को भर रही हैं। अब आते हैं हम मदद की उन सेनाओं पर जिन्हें उपयुक्त तरीके से चारों तरफ घेरा जा रहा है। लड़ाई के व्यू की रचना खुद बख्तावर सिंह ने की है। यहाँ पाठकों को यह बात अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि बख्तावर सिंह यह समझता है कि गुरबचन सिंह और महाराज देव सिंह तथा शेर सिंह इस लड़ाई में उसके राजा यानी उमदद की मदद कर रहे हैं। पिशाचनाथ ने बख्तावर सिंह और उसके साथियों जैसे राम रतन, चंद्रप्रभा, गुलबदन और गंगा शरण आदि को इस हकीकत से बिल्कुल महरूम रखा है कि हकीकत में इस लड़ाई में वे उमदद के मददगार नहीं बल्कि उसके भी दुश्मन हैं। अतः पिशाच की योजना के मुताबिक खुद विकास ने उमदद की फ़ौजों का टैंक वाला हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। बख्तावर सिंह को क्योंकि मालूम है कि उन्हें पूरब और पश्चिम दिशाओं से एक साथ होने वाले हमले का मुकाबला करना है, पूरब से दलीप सिंह का और पश्चिम से बेगम बेनज़ीर का, अतः उसने मदद की फ़ौजों की व्यूह रचना भी हालातों के मुताबिक ही की है। उनके पास टैंक थे, जिनमें से 5 पूरब की तरफ है और 5 पश्चिम की तरफ। हम उसकी व्यू रचना पूरब की तरफ से बयान करना शुरू करते हैं, तब पाठकों के दिमाग में बात जम सकेगी। सबसे आगे 5 टैंक, उनके पीछे 500 हाथी, फिर 2000 घुड़सवार, उनके पीछे 5000 पैदल। इन पैदलों के बाद बीच में अपने सजे हुए हाथी पर उमदद। उनके हाथी के चारों ओर घेरा बनाए 20 घुड़सवार और 200 पैदल। उमदद के पीछे फिर 5000 पैदल, उनके पीछे फिर वही 1000 घुड़सवार, उनके पीछे 500 हाथी और उनके बाद फिर वही 5 टैंक। कदाचित अभी आप इस व्यू को ठीक से नहीं समझें। समझना यूँ चाहिए कि अपने हाथी पर सवार उमदद और उसे घेरे में लिए घुड़सवार और पैदल ठीक बीच में। उनके दोनों तरफ यानी पूरब और पश्चिमी तरफ पहले पैदल, फिर घुड़सवार, हाथी और टैंक हैं। उमदद के पूरब तरफ की सेना का मुंह दलीप सिंह का मुकाबला करने के लिए, पूरब तरफ की फ़ौज का मुंह बेगम बेनज़ीर का मुकाबला करने के लिए पश्चिम तरफ है। साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि बख्तावर सिंह ने उमदद की फ़ौज को बराबर बराबर के दोनों हिस्सों में बांट दिया है। उनमें से आधी के जिम्मे दलीप सिंह से टकराना है और आधी का बेगम बेनज़ीर को धूल चटाना। इन दोनों फौजों के ठीक बीच में उमदद घोड़े पर सवार और उन्हें हिफाजत से रखने के लिए विकास के साथ आई टुकड़ी के बहादुर। अपनी जगह पर पड़ी यह विशालतम फौज दुश्मनों के यहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार कर रही है। ये तो रही अलग अलग फ़ौजों की कैफियत। अब हम अपने पाठकों को एक बहुत ही गुप्त कार्रवाई दिखाते हैं। ये कार्रवाई और कोई नहीं, हमारा बहुत ही प्रिय पात्र विकास ही तो कर रहा है। वो देखिए, विकास को ज़रा गौर से देखिए। वो अपने अधीन एक टैंक का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहा है। टैंक चलाने वाला हाथ में मशाल लिए नाल के पीछे खड़ा है। टैंक की नाल में बारूद भरा हुआ है। बस मशाल से बारूद में आग लगाने की देर है कि कणभेदी विस्फोट के साथ टैंक के सामने के हिस्से पर बारूद की चिंगारियां नाच उठेंगी। पाठक ध्यान रखें, ये बहुत पुरानी किस्म के टैंक हैं। विकास उस टैंक को चेक कर रहा है और वो देखिए, हमने विकास की एक गुप्त हरकत देख ली। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली, उस पर लगी कॉर्क हटाई और शीशी में से कोई तरल पदार्थ 2 बूंद उसने नाल में डाल दिया। बस इतनी कार्रवाई करने के बाद उसने शीशे की कॉर्क लगाकर वापस जेब में डाल ली। ये बात भी हमने नोट कर ली है कि यह हरकत उसने इस तरीके से की है कि अन्य कोई तो क्या, टैंक के पास हाथ में मशाल लिए टैंक चलाने वाला भी नहीं देख सका। अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद विकास कुछ देर तक टैंक के दूसरे पुर्जों को देखने और उनके दुरुस्त होने की जांच करने का नाटक करता रहा। आखिर में वह उस टैंक के पास से यह कहकर हट गया कि ठीक है। बस फिर वह दूसरे टैंक की तरफ बढ़ गया। उस टैंक पर भी विकास की वही सब प्रक्रिया। इस तरह विकास ने उन पाँचों ही नाल में अपनी जेब में पड़ी शीशी से
तरल पदार्थ की दो बूंदें टपका दी। इसके बाद वह फौज के दूसरे कोने की तरफ एक घोड़े पर सवार होकर तेजी से दौड़ा। अंधेरा होने के बावजूद वह घोड़े को आंधी तूफान की तरह दौड़ाए चला जा रहा था। इतनी तेज़ रफ्तार के बाद भी वह करीब 20 मिनट में दूसरे 5 टैंकों तक पहुंचा। उन पांचों पांचों टैंकों में भी वही करामात करने के बाद वह वापस अपनी जगह पर आ गया। उधर पूरब की तरफ से बढ़ने वाली दलीप सिंह की फौजों के टैंक वाले हिस्से में अंधेरा रखने के पीछे पिशाचनाथ का बहुत बड़ा मकसद था। यहाँ मुख्तसर में इतना ही कह देना काफ़ी है कि इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वैसी ही शीशी में से 2 बूंद तरल पदार्थ टैंक की नाल में डाला है, जैसा कि विकास के पास थी। दोनों तरफ की यह कैफियत देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर यह भी पिशाचनाथ की सोची समझी योजना का कोई हिस्सा है। अचानक उस वक्त उमादत की फ़ौजों में हलचल हुई और सभी लड़ाके सावधान हो उठे। पूरब तरफ से मशालों की रोशनी उन्हें चमकने लगी थी। बहादुरों की भुजाएं फड़क उठीं, रगों में दौड़ते खून जैसे उबल पड़े। उसी वक्त पश्चिम तरफ का माहौल भी मशालों की रोशनी से चमक उठा। उमादत की इधर की फौज भी तैयार हो गई। धड़कते दिल से योद्धा अपने दुश्मनों के करीब पहुंचने का इंतजार करने लगे। उधर बेगम बेनज़ूर और दलीप सिंह की सेनाओं को भी उमादत की सेना का आभास हो गया। आसमान से चांद आज इस तरह गायब था जैसे इस भयंकर जंग का नज़ारा देखना उसे गवारा ना हो। वह वक्त भी आ ही गया जब दोनों तरफ की फौजें उमादत की फौजों के बेहद करीब आ गईं। रण की दुदुम्बी बज उठी। रणबांकुरों के खून उबल पड़े। दलीप सिंह की तरफ से जंगी ऐलान हुआ। जवाब में उमादत ने भी जंग का ऐलान किया। उधर बेगम बेनज़ूर भी जैसे पीछे नहीं थी। सबसे पहले उसी की तोप ने गरज का माहौल को कपकपा डाला। उमादत के तोपचियों ने भी विकास का इशारा मिलते ही मशाले नाल के पीछे पिछले मुंह पर रख दी। मगर आश्चर्य, कोई विस्फोट नहीं, कोई धमाका नहीं। तोपों ने बारूद नहीं उगला। उधर बेगम बेनज़ूर की दोनों तोपें लगातार गरज रही थीं। गोले चलाओ, विकास की चीख गूंज उठी। तोपों से बारूद नहीं छूट रहा है। विकास की आवाज़ के जवाब में यह आवाज़ गूंज उठी। इसके जवाब में विकास ने क्या कहा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी आवाज़ बेगम बेनज़ूर की तोपों की गर्जना और फौजों के शोर शराबे में दबकर रह गई। बेगम बे बेगम बेनज़ूर की दोनों तोपें लगातार विस्फोटों के साथ बारूद उगल रही थीं। उनके सामने के हिस्सों पर जैसे आग नाच उठी। उस आग की लपटों में उमादत की फौज का अगला हिस्सा आ गया। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ विकास चीखा था, हाथी बढ़ें। इन अल्फाजों के साथ वह दाहिनी तरफ को घूम गया था। उधर दलीप सिंह की तोपों का भी यही हाल था और उमादत की फौजों के उधर वाली 5 तोपों का भी। दोनों ही तरफ के तोपचियों ने हमला करना चाहा था, लेकिन दोनों की हालत एक जैसी। इस खबर से दोनों तरफ के लोग बौखला तो गए कि तोपें नहीं चल रही हैं, लेकिन इस वक्त उनके ना चलने का सबब कौन ढूंढे। दोनों ही तरफ के हाथी सवारों को आगे बढ़ने का हुक्म मिला और इधर भी दोनों फौजें टकरा गईं। शोर शराबा बढ़ने लगा। रणबांकुरे एक दूसरे से भिड़ गए। विशाल मैदान में भयानक जंग जारी हो गई। रात के अंधेरे में न जाने किसकी तलवार किस किस को चाट गई। माओ की गोदों में लाशें बिछने लगीं। सुहागनों का सिंदूर उजड़ने लगा। बहनों के कलेजे थर्राने लगे। मगर रणबांकुरों को इन सब बातों की परवाह कहाँ। जो घबराने लगे वे भागे, लेकिन भागते कहाँ। पिशाचनाथ के रचे व्यू से भागना नामुमकिन था। 10वां बयान। और आज इस 10वें बयान में हम अपने पाठकों को साथ लेकर अमर बुर्ज के शीर्ष पर चलते हैं। उसी शीर्ष पर जहाँ 40 वर्ष से हमारे इस लंबे कथानक की नायिका कैद है। आप जानते हैं ना उसे? हाँ, आप ठीक समझें, राजकुमारी कांता। पूर्व जन्म के देव सिंह और इस जन्म के आपके जाने माने पात्र विजय की पत्नी कांता। आप पीछे पढ़ाएं कि यह बुर्ज गाय के एक सींग पर खड़ा है। इसका रास्ता सिंघई, जैक्सन और शैतान सिंह को तो नहीं मिला, लेकिन हम ज़रूर ऊपर पहुंच गए। वैसे यहाँ उस बुर्ज के रास्ते का हाल बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अपना काम बुर्ज के ऊपर की कैफियत से ही चला लेते हैं। वो देखिए, एक बहुत ही छोटा सा खुशनुमा बाग। बाग वर्गाकार है और उसकी लंबाई चौड़ाई 20 हाथ से ज़्यादा नहीं है। बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची चारदीवारी है, कोई 30 गज ऊंची चारदीवारी। दीवार बिल्कुल सपाट है, यानी अगर कोई कोशिश भी करे तो उस दीवार पर चढ़ ना सके। बाग के ठीक बीच में 10 हाथ की लंबाई चौड़ाई वाला एक वर्गाकार कमरा है। कमरा क्या, कोठरी कहें तो ज़्यादा मुनासिब है। वैसे तो ये कोठरी बाहर से शीश की बनी लगती है, मगर हकीकत यह है कि ये चूने की बनी है। इस कोठरी की अंदरूनी दीवारें तो आम कोठरियों की तरह चूने और मिट्टी की हैं, लेकिन बाहर की तरफ कोठरी पर जैसे शीशे की चादर का खोल चढ़ा हुआ है। उस कोठरी की चारों दीवारों के ठीक बीच में 4 छोटे छोटे दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों से लेकर तालाब के चारों किनारों तक पानी के ऊपर से होते हुए 4 रास्ते हैं। वे चारों ही रास्ते कोई 1 हाथ चौड़े और 5 हाथ लंबे संगमरमर के चबूतरे से महसूस होते हैं।
बाग में चारों तरफ यानी तालाब के चारों तरफ ताकतवर फल और मेवों के दरख्त खड़े झूम रहे हैं। इस छोटे से बाग में बड़ी ही शांति है। उधर बाग में दाहिनी तरफ कोई 10 हाथ ऊंची सीता की मूर्ति है। संगमरमर की बनी सीता की ऐसी मूर्ति मानो अभी चल पड़ेगी। उस मूर्ति के पैरों में कुछ मुरझाए से फल पड़े, ऐसे जैसे उन्हें वहाँ पड़े करीब एक दिन बीत गया हो। ये फूल इसी बाग के फलों के पेड़ों से तोड़े गए मालूम पड़ते हैं। हाँ, ये तो हम कहना ही भूल गए कि इस बाग में सुबह ही सुबह के वक्त आ गए। तालाब के चारों तरफ हरे मखमल की तरह घास बिछी हुई है। सारी रात पड़ी शबनम की बूंदें घास के किनारों पर इस वक्त सूरज की पहली किरणों से गले मिलकर झिलमिलाती हुई साबित कर रही हैं कि उनमें 7 रंगों का समावेश है। फूलों के दरख्तों पर लटके तरह तरह के फल और मेवे। सुबह की धीमी धीमी बहती हवा और हवा के साथ गले मिलकर तालाब में भरे पानी की ऊपरी सतह पर जैसे लहरें नाच रही हों। ऐसा समा है उस बाग का। कदाचित ये बाग राक्षस नाथ ने इस तिलिस्म की सबसे खूबसूरत जगह बनाई है। छोटा सा, बड़ा ही मन लुभावना खुशनुमा बाग है। चारों तरफ हरियाली, कहीं भी तो पतझड़ नहीं, बेहद शांति है वहाँ। मन को अच्छा लगने वाला सन्नाटा। अचानक उस बाग में किसी के रोने की आवाज़ गूंज उठती है, जैसे कोई नारी रो रही हो। सारा माहौल ही बदल जाता है। ऐसे सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी लगती है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई औरत फूट फूट कर रो रही है, हिचकियों से, आंसुओं के साथ। अब तो हमें भी हल्का हल्का डर लगने लगा। कौतूहल भी बढ़ा है, ऐसे खुशनुमा बाग में ये कौन औरत रोती है। इस रोने वाली औरत को ढूंढने के लिए हमारी नज़र सारे बाग में घूम जाती है, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन रोने की आवाज़ बंद नहीं होती, बल्कि और तेज़ हो जाती है। आखिर में हमारी नज़र उस तालाब के बीच बनी 5 हाथ की वर्गाकार कोठरी पर जम जाती है। हाँ, किसी औरत की रोने की आवाज़ उसी के अंदर से तो आ रही है। कोठरी के 3 दरवाजे बंद हैं। ठीक हमारे सामने वाला खुला है। अब तो हमसे रहा नहीं जाता। ज़रा कोठरी में चलकर देखें तो सही कि ये कौन रोती है। अरे ये क्या, वह तो रोती हुई खुद ही बाहर आ रही है। मगर ये क्या, हमने तो सोचा था कि ये कोई जवान औरत होती है, लेकिन वो तो बूढ़ी है, बेहद बूढ़ी। उम्र तो करीब 60-65 की रही होगी, लेकिन जिस्म से तो ऐसी लगती है जैसे 100 से भी ऊपर की हो। उसके सारे चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर दांत टूट चुके हैं, एक आध दांत तो लटक सा रहा है। आंखें अंदर को धंस गई हैं। उनके चारों तरफ कालिक सी छाई हुई है। ये बूढ़ी औरत तो बेहद कमज़ोर है, मानो हड्डियों के कंकाल पर खाल चढ़ी हो। गोश्त और खून तो उसके जिस्म में महसूस ही नहीं होता। समझ में नहीं आता कि उसके अंदर वह लहू कहाँ भटका हुआ है जो उसे जिंदों की लाइन में रखे हुए। हड्डियों का ढांचा है वह। उस ढांचे को उसने एक साड़ी से लपेट रखा है। देखने से ही मालूम पड़ता है कि किसी ज़माने में वह साड़ी बेशकीमती थी, लेकिन अब तो वह गल चुकी है। उसके तार तार बिखरे मालूम पड़ते हैं, एक दूसरे से उलझे हुए सन की तरह सफ़ेद बाल बिखरे हुए हैं, मानो सदियों से उसने उन्होंने कंघी न देखी हो। कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर है वह। असल में इतनी उसकी उम्र है नहीं जितनी देखने से लगती है। ऐसा लगता है कि किसी तरह के दुख, रंज, अफसोस और विरह ने उसे उम्र से ज़्यादा बूढ़ी कर दिया है। हाँ, ऐसी एक बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोती हुई अभी शीशे की नज़र आने वाली कोठरी से बाहर निकली है। वो नंगे पैर है। कमज़ोरी और बुढ़ापे के सबब से उसके पैरों में कपकपाहट है। कांपते कदमों से वह संगमरमर के उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उसे अपने तन बदन की कोई सुध नहीं है। कांपते कदमों से उसी तरह फूट फूट कर रोती हुई वह घास पर आई। फूलों के एक दरख्त से उसी तरह रोती हुई वह फूल तोड़ने लगी। फूल तोड़ते वक्त अचानक उसकी उंगली में एक कांटा लगा। उसके होंठों से एक सिसकारी निकली। सिसकारी नहीं, टूटे से ये हरफ, देव। हाँ, सिसकारी में लिपटा देव सिंह का नाम ही निकला था उसके मुंह से। अपने दोनों हाथों में फूल लिए वह उसी तरह रोती हुई सीता की मूर्ति की तरफ बढ़ी। सीता के पैरों से बासी फूल हटाकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ ताजे फूल चढ़ा दिए। असीम श्रद्धा के साथ उसने सीता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। घुटनों के बल टिक गई बुढ़िया। फिर मस्तक सीता के पैरों में रख दिया। मैया, उसके होंठों से निकला। और कितने दुख दोगी मेरी मैया। इतने दिन तो तुमने भी दुख नहीं सहा। मुझे ये कैसा वनवास दिया है तुमने। इतने दिन तो तुम भी अपने राम से अलग नहीं रही मेरी माँ। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे बच्चे भी थे, लव और कुश। ये कैसा जुल्म है माता। मेरे तो बच्चे भी छीन लिया तुमने। नहीं मैया नहीं, ऐसा जुल्म तो ना करो। मुझे मेरे देव से मिला दो। मुझे मेरे देव से मिला दो। मुझे मेरे देव से मिला दो। और रह रहकर इन्हीं अल्फाजों को दोहराने लगी वह पगली। बहुत देर तक सीता के चरणों में मस्तक टिकाए वो यूं ही कहती रही। फिर मस्तक उठाया उसने। आंसू भरी आंखों से सीता को देखा। बोली, मैया,
40 साल हो गए तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ाते। क्या मेरी फरियाद नहीं सुनती तुम? सुना था बड़ी रहम दिल हो तुम। इतनी कठोर कब से बन गई? इतने दिन का वनवास तो तुमने भी नहीं सहा था। तुम्हारे राम तुम्हारे सामने तो आ गए थे। मेरे देव को भी मेरे सामने ला दो, फिर चाहे मुझे भी अपनी तरह धरती में समा लेना। मैया, सुन लो मेरी फरियाद, मिला दो मुझे देव से। अपनी आंखों से मैंने अपने जेठ और जिठानी को मरते देखा है, मगर देव तो ये कहकर तिलिस्म की ओर भागता हुआ मेरी इन आंखों से ओझल हुआ था कि वो आ रहा है। फिर क्यों नहीं आए वो, यही बता दो। 40 साल में क्या वे यहाँ तक नहीं आ सके? मेरी इन आंखों के सामने वे मर जाते तो मैं इस बुर्ज से कूद कर जान तो दे देती, लेकिन वो मरे नहीं, जीवित हैं। उन्होंने कहा था कि वे आ रहे हैं। फिर भला कैसे मर जाऊं मैं? अगर वो मेरे मरने के बाद आए तो कितना दुख होगा उन्हें। सारी दुनिया में पागलों की तरह मुझे ढूंढते फिरेंगे। नहीं नहीं मैया, मैं मरूंगी नहीं। तुम भी मारोगी तब भी नहीं मरूंगी। वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। उन्होंने कहा है, हर हालत में आएंगे वे। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, मरूंगी नहीं। उनके गले से मिले बिना नहीं मरूंगी मैं। इतने जुल्म तो कर रही हो माँ, ये जुल्म और करके देख लो। मेरे जिस्म से प्राणों को जुदा करके देख लो, लेकिन याद रखना इसमें हार जाओगी तुम। मुझे मार नहीं सकोगी। मरूंगी तो देव की बाहों में ही। 40 नहीं, चाहे 40,000 साल इंतज़ार करना पड़े, देव आएगा, मुझे बाहों में लेगा। इसी उम्मीद से तो तुम्हारे दरबार में ये फल और मेवे लाकर तुम्हारे तालाब का पानी पीकर 4,000 साल तक भी जीवित रहूंगी मैं। अपने देव का इंतज़ार करूंगी। देव आएगा, देव आएगा। पागलों की तरह न जाने कब तक यूं ही बड़बड़ाती रही। फिर वहाँ से उठी, उसी तरह रोती हुई तालाब के बीच बनी कोठरी में चली गई। फिर उस कोठरी में से ऐसी आवाज़ें आने लगी मानो वह और किसी पत्थर पर जोर जोर से अपना सिर पटक रही हो। साथ ही बुढ़िया की ये चीख, देव जिंदे हो जाओ, बोल पड़ो। तो मैं इस हालत में देखते देखते 40 साल गुजर गए। अब तो बोल पड़ो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारी कांता। मुझे बाहों में ले लो। इस तरह चुपचाप मत खड़े रहो, बाहें फैलाओ। देव, देव, देव बोल पड़ो मेरे सरताज। और वह वृद्धा ऐसे दहाड़ मार कर रो पड़ी जैसे कोई पागल दीवानी अपने मरे हुए पति की लाश पर सिर पटक रही हो। 11वां बयान। आज जंग की इस रात के 15 दिन बाद राक्षसनाथ के तिलिस्म के बाहर आज कुछ डेरे, तंबू और छोलदारियां पड़ी हैं। करीब करीब वैसा ही समा देखने में आता है जैसा कि आज से 40 साल पहले का वह समा था, जब भूतेश्वर नाथ के साथ वहां आकर शेर सिंह और देव सिंह इस तिलिस्म को तोड़ देना चाहते थे। इस तिलिस्म का पहला ताला यानी शेर सिंह अपने हिस्से का ताला 40 साल पहले ही तोड़ चुका था, मगर तिलिस्मी कार्रवाई इससे आगे ना बढ़ पाई कि शेर सिंह और देव सिंह मारे गए और रानी कांता तिलिस्म में कैद हुई। आज ये दोनों भाई दोबारा जन्म लेकर तिलिस्म को तोड़ने आए हैं। हालांकि अब किसी दुश्मन का डर नहीं है, मगर फिर भी एहतियातन उस डेरे के चारों तरफ, जिसमें कि विजय और अल्फान से बैठे हैं, बहादुर सिपाहियों और दबंग अय्यारों के डेरे पड़े हैं। उस खास डेरे के चारों तरफ पहरा इतना सख्ती से मुकर्रर किया गया है कि कोई भी बाहरी आदमी पहरे वालों की नज़रों को धोखा देकर विजय और अल्फांसे वाले डेरे में नहीं पहुंच सकता है। मगर हमारी और हमारे पाठकों की तो बात ही कुछ और है। पहरे वाले बेचारे हमें क्या रोक सकते हैं? लो, हम डेरे में दाखिल हो गए। डेरे के अंदर की कैफियत भी इस वक्त हम अच्छी तरह देख सकते हैं। डेरे के चारों कोनों पर 4 खूबसूरत कंडील जल रहे हैं, जिनकी भरपूर रोशनी में हम विजय, विकास, अल्फांसे, ठाकुर निर्भय सिंह, ब्लैक बॉय, रघुनाथ, रैना, धनुष्टंकार, गौरव सिंह, वंदना, अर्जुन सिंह, प्रगति, महाकाल, पिशाचनाथ और गुरबचन सिंह को बखूबी देख सकते हैं। डेरे की कैफियत देखने से ही मालूम पड़ता है कि वहाँ एक छोटा सा दरबार लगाने की कोशिश की गई है। विजय और अल्फांसे को बराबर बराबर 2 सोने की चौकियों पर बैठाया गया है। उनके सामने ज़मीन पर बिछे आसनों पर बाकी लोग बैठे हैं। उनके बीच रक्त कथा और मुकरंद नामक दोनों किताबें रखी हैं। ठीक उन किताबों के नज़दीक बैठे गुरबचन सिंह कह रहे हैं, आज उस जंग को ख़त्म हुए और हमारे दुश्मनों का नाश हुए 15 दिन बीत गए। गुरबचन सिंह कह रहे थे, जैसे ही युद्धरत सेना में यह खबर फैली कि दलीप सिंह, उमादत और बेगम बेनज़ूर मारे गए, तो तीनों की ही फौजों ने लड़ना बंद कर दिया। अब लड़ते किसके लिए? हमने अपनी फतह का ऐलान करने के साथ साथ ये ऐलान भी किया कि इन तीनों रियासतों पर इस वक्त हमारा कब्जा है। तीनों ही रियासतें हमारे दखल में हैं। इन तीनों रियासतों के जो भी मुलाजिम हैं, चाहे वे बहादुर सिपाही हों, प्यादे, लौंडियाँ या अय्यार, यानी इन तीनों रियासतों के लिए हमारे ऐलान है कि जो हमारी खिदमत में आना चाहे आ जाए। इस वक्त शेर सिंह और देव सिंह दिग्विजयी राजा हैं, और ऐसे राजाओं की खिदमत किसी नसीब वाले को ही मिलती है। हमारे इस ऐलान का अंजाम यह हुआ कि करीब करीब सभी मुलाजिम हमारी खिदमत में आ गए। इन तीनों ही रियासतों पर शेर सिंह और देव सिंह की हुकूमत हुई।
इन 15 दिनों में भरतपुर की देखभाल खुद शेर सिंह ने, चंपानगर की देव सिंह ने और चमनगढ़ की देखभाल की जिम्मेदारी का काम अर्जुन सिंह पर छोड़ा। इन 15 दिनों में तीनों ही रियासतों के हालात साधारण कर लिए। जहाँ दुश्मन के इतने बहादुर मारे गए, जहाँ मैदान जंग में दुश्मन के खून से नदियाँ बह उठी, वहाँ हमें अपने उन बहादुरों का अफसोस नहीं बल्कि उन पर फख्र करना चाहिए जो जंग आज़ादी के मद में शहीद हुए। आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ खास लोगों के नाम यहाँ लिए देता हूँ। हमारे और पिशाचनाथ के उन शागिर्दों और अय्यारों के अलावा जिनके नाम बहुत कम लोग जानते हैं: गणेश दत्त, गुलशन, केवल सिंह, शीला रानी, नाहर सिंह, भीम सिंह, नामक नानक और पिशाच का खास अय्यार बारू सिंह आदि भी मारे गए हैं। दुश्मनों में लोग ज़्यादातर मारे ही गए हैं जिनके कि तुम नाम जानते हो। बख्तावर सिंह की लाश नहीं मिली, अतः ये उम्मीद की जाती है कि या तो वह इस बुरी तरह मारा गया कि उसकी लाश पहचानी ना जा सकी, या मैदान जंग से वह किसी तरह निकल जाने में कामयाब हो गया। वही हाल गिरधारी सिंह और बागी सिंह का है। राजा दलीप सिंह के अय्यार बलवंत, श्यामा और बलदेव सिंह मारे गए। उमादत्त के विक्रम सिंह, रूपलाल, गोवर्धन सिंह गोमती और दारोगा मारे गए। बेगम बेनज़ूर के महादेव सिंह, माया देवी और कलावती मारी गई। गंगा शरण भी मारा गया। सबके नाम कहाँ तक गिनाएं। बस यही समझ लेना काफ़ी है कि अब हमारा कोई दुश्मन जीता नहीं है, और एक आध जो जीता बच भी गया उनमें इतनी ताकत नहीं है कि हमसे दुश्मनी मोल ले सकें। इस भारी जंग में हमारी फतेह खासतौर से पिशाचनाथ की वजह से हो सकी है। इसके दिमाग और कारीगरी का ही यह नतीजा है कि आज हम यहाँ बेफिक्र बैठे हैं। पिशाच ने मेरी बनाई हुई इस दवा का भी बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया। उसी दवा से महाराज विकास ने उमादत्त की और पिशाच ने दलीप सिंह की तोपें बेकार कर दी। खैर, अब उनको सोचने या उन्हें बयान करने का वक्त नहीं है। तीनों रियासतों के हालात दुरुस्त करने के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। अब वह घड़ी आ गई है कि जब हमें इस तिलिस्म को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करनी है। इन दोनों किताबों में कहाँ क्या लिखा है, तिलिस्मी दारोगा होने के नाते मैं सब कुछ जानता हूँ। गुरबचन सिंह के चुप होते ही पिशाचनाथ ने कहना शुरू किया। इन दोनों किताबों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया। हालांकि रक्त कथा तो पहले से ही की कई बार मेरी पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं आज 15 दिनों से इन्हें पढ़ता और समझता रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लिया है। रक्त कथा में जो मुश्किल लफ्ज़ थे और जो मेरी समझ में नहीं आए थे वे मुझे मकरंद में मिल गए। मुख्तसर में कहने का मतलब यह है कि मैं अब महाराज देव सिंह और शेर सिंह के हाथों तिलिस्म तोड़वाने में मेरा जो फ़र्ज़ है उसे निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अल्फांसे ने पूछा, तो सबसे पहले ये बताओ कि तिलिस्म में कितने रास्ते हैं? रास्ते तो इतने हैं महाराज कि मैं अगर आपको बताने लगा तो शाम यहीं हो जाएगी। जबकि रक्त कथा में लिखे मुताबिक हमें आज ही पहले पैर से तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। मगर फिर भी कुछ खास रास्ते मैं आपको बताए देता हूँ। एक रास्ता तो वह है जो पहाड़ी इलाके में से सबको नज़र आता है, यानी जानी यानी जहाँ से तिलिस्म का एक हिस्सा खुला खंडर सा चमकता है। एक खास तरफ से देखने पर ऐसा वहम होता है जैसे उस खंडर के चारों तरफ पानी हो, जबकि हकीकत यह है कि उस खंडर के सिर्फ एक ही तरफ पानी है। उस तालाब में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों पर उतरते ही तालाब के किनारे बने संगमरमर के किसी भी जानवर में से एक इंसान को निकल जाता है, और उन जानवरों द्वारा निकला हुआ शख्स सीधा तिलिस्म में जा सकता है। पाठकों को याद होगा, जेम्स बॉन्ड इत्यादि तिलिस्म में इसी रास्ते से फंसे थे। दूसरा रास्ता उस हॉल का ये कुआं है ही जिसके ज़रिए कोई भी आदमी तिलिस्म में फंस तो सकता है मगर बाहर नहीं निकल सकता। सही रास्ता वही है जिसे आपने आज से 40 साल पहले खोलने की कोशिश की थी और आज खोलेंगे। एक बात बताओ स्कॉच प्यारे, विजय ने पूछा, क्या ये साली तिलिस्म उतनी ही अजीब चीज़ है जितनी कि हमने सुनी है? हाँ, मैं जानता था महाराज कि आपके दिमाग में ये सवाल होगा, पिशाचनाथ ने कहा, क्योंकि आप आज के आधुनिक युग के रहने वाले हैं जो तिलिस्म को सिर्फ बकवास समझते हैं, जादुई समझते हैं, कहानी किस्सों तक ही सीमित समझते हैं। लेकिन असली बात यह है कि यह आज के आधुनिक आदमी का भ्रम है। तिलिस्म कोई जादुई चीज़ नहीं बल्कि कारीगरी से तैयार की गई एक इमारत होती है। इसमें जो रास्ते और खूबियाँ भरी जाती हैं वे कारीगरी का नमूना होती हैं। मानो किसी तिलिस्मी खूंटी को दबाने से कोई रास्ता खुलता है तो ये कोई जादू नहीं, कारीगरी है। आप देखेंगे कि दीवारों के अंदर ही अंदर मजबूत तारों के जाल बिछे होंगे। उन तारों की ही करामात से तिलिस्मी रास्ते खुलते हैं। सारा हिसाब किताब लगाकर ही तिलिस्म की एक एक चीज़ बनाई जाती है। हमारे ख्याल से ये बातें तो होती ही रहेंगी, गुरबचन सिंह ने कहा। वक्त हो गया, क्यों ना बातों के साथ साथ तिलिस्म की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाए। बातें भी करते रहेंगे और तिलिस्म तोड़ने का काम बखूबी होता रहेगा। सभी को गुरबचन सिंह की ये राय पसंद आई। आधे घंटे बाद वे सब और उनके साथ खुदाई करने वाले करीब 200 मजदूर उस जगह पहुंचे जहां वह संगमरमर का चबूतरा था जिस पर लेटी औरत से 40 साल पहले शेर सिंह ने चाबी ली थी। इस वक्त भी वह उसी तरह मरी पड़ी थी जैसे शेर सिंह को चाबी देने के बाद
40 साल पहले मरी थी। पाठक 12वें भाग के आखिरी बयान में वह सब पढ़ा है। इसके बाद वहाँ से घुमाते हुए गुरबचन सिंह ने उस चबूतरे के पास ले गए जिसे शेर सिंह ने तोड़ा था। औरत के हाथ से मिली चाबी पर इस चबूतरे की नाप लिखी थी। चबूतरा उसी तरह टूटा पड़ा था जिस तरह तोड़ा गया था। आखिर में गुरबचन सिंह ने लिए उस बक्से के पास पहुंच गए जहां से उस कोठरी के लिए रास्ता जाता था, जो आज से 40 साल पहले देव सिंह के अंदर जाने पर बंद हो गया था। बस, पिशाचनाथ ने कहा, यहाँ तक का रास्ता आप पिछले जन्म में तय कर चुके थे। पिशाचनाथ ने कहा, इस दरवाजे के अंदर वह कोठरी है जिसमें आप यानी देव सिंह मारे गए। यह दरवाज़ा उसी दिन से बंद है जिस दिन से आप इसमें बंद हुए। इस टापू के लोगों के अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंघई और जैक्सन ने भी इसे डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी, मगर नाकामयाब रहे। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ था वह सब रक कथा में लिखे मुताबिक ही था, या यूँ कहिए कि तिलिस्म से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी बातें हुई हैं वे सब इसमें लिखी हैं। अब आप तरद्दुद करेंगे कि यह रास्ता कितनी आसानी से खुलता है। महाराज शेर सिंह, ज़रा इस दरवाजे में अपने बाएं पैर से 3 बार ठोकर तो मारें। अल्फांसे ने वैसे ही किया, और ये देखकर गुरबचन सिंह और पिशाचनाथ के अलावा सभी चकरा गए कि एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुल गया, और वहाँ वही अंधेरे में डूबी सीढ़ियाँ नज़र आने लगी जो विजय और अल्फांसे ने आज से 40 साल पहले अपने पिछले जन्म में देखी थी। सब अंधेरे में डूबी उन सीढ़ियों को देखने लगे। इसका क्या मतलब स्कॉच प्यारे? विजय बोला, साले हमारे लूमड़ भाई का पैर डायनामाइट का भी बाप हो गया। यही तो फ़र्क है महाराज तिलिस्मी चीज़ों का, पिशाचनाथ ने कहा। यह दरवाज़ा इस वक्त टूटा नहीं, खुला है। यह सब भी एक हिसाब से ही मुमकिन हो सका है। महाराज शेर सिंह के अलावा अगर कोई दूसरा इसमें इस तरह लात मारता तो यह कभी ना खुलता। रक्त कथा में साफ तौर पर यह लिखा है कि बड़ा कुमारी 3 बार लात मारे तो दरवाज़ा खुले। इस दरवाजे में हिसाब लगाकर ऐसी खासियत भरी गई है कि एक निश्चित ताकत की 3 ठोकरों से ही यह दरवाज़ा खुल सकता था। उस वक्त के ज्योतिषियों ने यह बता दिया कि इस ताकत की ठोकरें कुदरती तौर पर सिर्फ शेर सिंह ही मार सकता है। कुदरती तौर पर बहादुर शेर सिंह के पैर से उसी ताकत की ठोकरें लगी हैं जिसके हिसाब से यह दरवाज़ा बना था। दरवाज़ा खुलते वक्त आपने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी होगी। जिन तारों से यह दरवाज़ा बंधा है वे तार निश्चित ताकत की ठोकरें पड़ते ही चक्री पर लिपट गए और दरवाज़ा खुल गया। महाकाल और पिशाचनाथ ने अपने अपने बटुओं में से मोमबत्तियाँ निकालकर रोशनी की और सीढ़ियाँ तय करते हुए वे कोठरी के अंदर दाखिल हो गए। इस कोठरी का हाल 12वें भाग के आखिर में बयान कर दिया गया है, अतः यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक्त इस कोठरी में एक खास चीज़ ज़रूर है जो उस वक्त नहीं थी। जैसे ही इन लोगों की नज़र उस चीज़ पर पड़ी तो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए। रैना, वंदना और प्रगति के मुंह से तो चीखें निकल गईं। विजय और अल्फांसे भी दहल उठे। लपलपाती हुई मोमबत्ती की रोशनी कोठरी के फर्श पर पड़े कंकाल पर पड़ रही थी। छेद के ठीक नीचे ज़मीन पर वह इंसानी कंकाल पड़ा था, हड्डियों का ढांचा मात्र। कोठरी की ज़मीन पर पड़ा वह कंकाल बड़ा ही डरावना लग रहा था। सबसे पहले पिशाचनाथ बोला, यह आपका पूर्व जन्म का जिस्म है महाराज देव सिंह। इसी कमरे में आप मरे थे। 40 साल बाद आज तो सिर्फ आपका कंकाल रह गया है। इस कंकाल को देखकर आप भी डर गए, मगर डरने की कोई बात नहीं है। आपकी रूह अपना ये जिस्म छोड़कर आपके इस जिस्म में आ गई है। आप में अपनी कांता को इस तिलिस्म से निकालने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, मगर इसमें बंद होकर आप निकल नहीं सकते थे। रूह को तो कोई कैद नहीं कर सकता, अतः आपकी रूह ने इस जिस्म को त्यागा और आज आप नया जिस्म लेकर अपनी कांता को निकालने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ देर तक ज़मीन पर पड़े कंकाल को घूरते रहे वे लोग। विजय को बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तरफ वह जिंदा खड़ा था और दूसरी तरफ कंकाल के रूप में उसकी लाश पड़ी थी। विजय का हुक्म होने पर मजदूरों ने कंकाल को बहुत धीरे से उठाया और कोठरी में एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। सभी को यह सोच सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यह विजय का पहला जिस्म है। जब वे कोठरी की उस दीवार के करीब पहुंचे जिसमें वह छेद था, जिसे असल में एक ताले का छेद समझना चाहिए, जो सिर्फ विजय की मुड़ी हुई उंगली से ही खुल सकता है, सबने देखा उस छेद में एक हड्डी फंसी हुई थी। इससे पहले कि कोई उस हड्डी के बारे में कुछ पूछे, धीरे से मुस्कुराया पिशाच बोला, यह हड्डी दरअसल आपके यानी विजय के कंकाल के दाएं हाथ की एक उंगली की है। वो देखिए ध्यान से, कंकाल के दाएं हाथ की उंगलियां, उनमें से बीच में वाली उंगली गायब है, वही उंगली छेद में है। और वह इस बात का सबूत है कि अपने पहले जन्म में आप मरते मरते भी इस ताले को खोलने की कोशिश करते रहे थे। कहते हुए पिशाचनाथ ने छेद में से वह हड्डी निकाल ली, फिर बोला, अब आप अपनी मुड़ी हुई उंगली छेद में डालकर घुमाइए। विजय ने वैसा ही किया। तभी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ कोठरी की एक दीवार में रास्ता पैदा हो गया। लीजिए, पिशाचनाथ बोला, तिलिस्म का यह दूसरा ताला जो आपके नाम से बांधा गया था भी खुल गया। पहला ताला खुलने के सबब से हम यहाँ तक पहुँचे।
वह ताला महाराज शेर सिंह ने अपने पहले जन्म में ही खोल दिया था। अब खुले हुए दरवाजे से हमें आगे ये सोचना चाहिए कि तिलिस्म में दाखिल हो रहे हैं। विजय सोचने लगा, इतने से काम के लिए उसका ही होना कितना ज़रूरी था। इतना कठिन नज़र आने वाला काम कितनी आसानी से हो गया। इन्हीं सब बातों पर सोचता हुआ विजय भी उन सब के साथ उस दरवाजे के पार हो गया। दरवाजे के दूसरी तरफ आते ही उन सब ने खुद को एक गैलरी में पाया। गैलरी में दाएं तरफ को रास्ता जा रहा था। सबसे आगे शेर सिंह और देव सिंह को किया गया। उनके पीछे रक्त कथा हाथ में लिए पिशाचनाथ और उसके बराबर में ही मुकरंद हाथ में लिए गुरबचन सिंह। रक्त कथा को पढ़ते पढ़ते पिशाच पिशाच के सामने जो कठिन लफ्ज़ आ जाता उसे मुकरंद में देखकर गुरबचन सिंह बता देते। उनके पीछे पीछे बाकी सब लोग चल रहे थे। गैलरी ने उन्हें एक हॉल में ले जाकर छोड़ा। हॉल में उस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं था जिससे कि वे आए थे। चारों तरफ से बंद एक लंबा चौड़ा हॉल। उस हॉल के ठीक बीच में घुटनों के बल एक संगमरमर की गाय बैठी थी। रक्त कथा में लिखा था महाराज कि यहाँ बड़े कुमार यानी महाराज शेर सिंह अर्थात आज के महाराज अल्फान से इस गाय के दोनों सींग पकड़कर एक दूसरे की तरफ करें और इस हद तक करें जब तक कि इन दोनों सींगों की नोक न मिल जाए। इसमें यह भी लिखा है कि अगर गाय के इन सींगों को कोई छूने की कोशिश करेगा तो वह धोखा खाएगा। क्या ये संगमरमर के सींग मुड़ जाएंगे? रक्त कथा में लिखे मुताबिक तो ऐसा ही लगता है। अल्फान से गाय की तरफ बढ़ा। उसने गाय के सींगों को पकड़ा और ताकत लगाकर उन्हें एक दूसरे की तरफ मोड़ने लगा। इस काम में अल्फांसे को अपने जिस्म की पूरी ताकत लगानी पड़ी। जैसे ही दोनों सींगों की नोक मिली एक ज़ोरदार धमाका हुआ। सींग छोड़कर अल्फांसे उछला और पीछे हट गया। सबने देखा कि गाय के धमाके की आवाज़ के साथ फट गई थी और अब वहाँ जहाँ गाय थी नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। अब इन सीढ़ियों पर सबसे पहला कदम महाराज विजय सिंह को रखना है, पिशाचनाथ ने कहा। आगे का कथानक बहुत ही मुख्तसर में लिख रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे पाठक मुझ मुजरिम को माफ़ कर देंगे। पिशाचनाथ और गुरबचन सिंह उन सबको तिलिस्म के अनेक स्थानों पर ले गए। रक्त कथा में लिखे मुताबिक वे तिलिस्म तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। यूँ समझना चाहिए कि वे उन सारी जगहों पर घूमे जहाँ बॉन्ड, माइक, मागारोव, उचांग, टुम्बकटू, सिंगई और शैतान सिंह घूमे थे। उन सब जगहों के अलावा भी दूसरी बहुत सी तिलिस्मी जगहों पर घूमते हुए वे उस जगह पहुँचे जहाँ माइक, बागारोव, टुम्बकटू, उचांग और बॉन्ड कैद थे। हाँ, एक बात ज़रूर गौर करने की है और वो ये कि अल्फांसे और पिशाचनाथ इत्यादि की मंडली में सिर्फ विजय नहीं है। उनमें से बहुत सौ को तो विजय के साथ ना होने की खबर ही नहीं है। विजय इस मंडली से तिलिस्मी की कौन सी मंडली में गायब हुआ है इस भेद को सिर्फ दो ही आदमी जानते हैं और वह हैं पिशाचनाथ और गुरबचन सिंह। खुद अल्फांसे को भी नहीं मालूम कि विजय उनके बीच से गायब है। गुरबचन सिंह या पिशाचनाथ ने भी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। जैसे ही अल्फांसे, विकास, निर्भय सिंह इत्यादि की ये मंडली उस हॉल के करीब पहुंची जिसमें चारों जासूस लटक रहे थे, सिंघई और जैक्सन के मददगार वे दोनों सिपाही अपनी अपनी तलवार संभाल कर झपटे। लेकिन बेचारे, एक का सिर धड़ से अल्फांसे ने जुदा किया तो दूसरे का विकास ने। अबे ओ पुदीने की औलाद! विकास को देखते ही उल्टा लटका बागारोव चीखा। ओह! उन्हें देखता हुआ अल्फांसे बोला, तो आप सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं? अबे साले क्राइमर की तुम, हमें जल्दी उतारो, टुम्बकटू ने कहा। हमें उस साली स्वप्न सुंदरी और बुजुर्ग मियाँ ने यहाँ लटका दिया है। जल्दी करना जल्दी करो वरना वे दोनों आ गए तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। इस तरह कुछ इधर उधर की बकवास के बाद पांचों को सिंघई की कैद से मुक्त किया गया। पांचों ने उन्हें अपने इस तिलिस्म में फंसने से लेकर उल्टे लटकने और सिंघई जैक्सन को शैतान सिंह के साथ चले जाने तक का हाल बता दिया। बातों बातों में बॉन्ड ने विजय के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तब अल्फांसे और विकास इत्यादि चौंके। उसी वक्त सारे तिलिस्म में जैसे विजय की आवाज़ गूंज रही थी, कांता, कांता, कांता। जवाब में इन लोगों ने तिलिस्म में गूंजती एक नारी की आवाज़ सुनी, देव, देव, देव। गूंजती हुई उस आवाज़ को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। आपको जवाब मिल गया होगा महाराज कि विजय सिंह कहाँ है, पिशाचनाथ ने कहा। इन दो आवाज़ों में एक महाराज विजय की और दूसरी महारानी कांता की। पूर्व जन्म के बिछड़े प्रेमियों का मिलन हो रहा है। इस वक्त एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। रक्त कथा में लिखे मुताबिक यही वक्त है जब महाराज अल्फांसे को तिलिस्मी खजाने तक पहुंचना है। रक्त कथा में साफ साफ लिखा है कि उधर पूर्व जन्म के बिछड़े हुए दो प्रेमियों का मिलन होगा और इधर बड़े कुमार को खजाने तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि उधर दोनों प्रेमियों का मिलन हो और इधर बड़े कुमार तिलिस्म का आखिरी ताला खोलें तो खजाना मिले वरना नहीं। तो चलो जल्दी, अल्फांसे ने कहा। वे तेजी के साथ उसी रास्ते पर बढ़ने लगे जिस पर कि सिंघई, जैक्सन और शैतान सिंह गए थे। वे हाथी के पास पहुंचे। एक एक करके सूंड के रास्ते से समंदर, सीढ़ियाँ तय की तो नीचे गहरा अंधेरा था। अय्यार लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाकर अंधेरे में रोशनी की, तब आगे बढ़े। उसी वक्त सामने से हाथ में मोमबत्ती लिए आती हुई एक औरत चमकी। अरे कांता! अल्फांसे के मुंह से निकला। कांता नहीं महाराज, पिशाचनाथ ने कहा। यह कांता की शक्ल की तिलिस्मी पुतली है।
ऐसी शक्ल सूरत की यानी जवान कांता जो आपने अपने पूर्व जन्म में यानी 40-42 साल पहले देखी थी, अब 40 साल बाद भला कांता बुढ़िया ना हो गई होगी। ये पुतली है। ऐसी अनेक पुतलियाँ आपको यहाँ घूमती फिरती मिलेंगी। इन्हें राक्षसनाथ ने तिलिस्मी खजाने की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है। इन सबकी ही सूरत उन्होंने तरद्दुद पैदा करने के लिए राजकुमारी कांता से मिला दी है। इस बीच में पुतली ठीक अल्फांसे के सामने आ खड़ी हुई और बोली, आइए मैं आपको खजाने तक ले चलूँ। चलो, अल्फांसे ने कहा और चल दिया। पुतली हाथ में मोमबत्ती लिए उसके आगे आगे दासी की तरह चल रही थी। चलती चलती बिना मुड़े वो अल्फांसे से बोली, महाराज, धोखा तो नहीं खाए। हमारी शक्ल आपकी मालकिन और आपकी बहू राजकुमारी कांता से मिलती ज़रूर है, लेकिन असल में हम वो हैं नहीं। तो तुम कौन हो? अल्फांसे ने पूछा। हमें बनाया तो नाथ खानदान के राक्षस नाथ ने, लेकिन हमारे मालिक अमरनाथ और उनके खानदानी हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि अमर सिंह का खानदानी हूँ? हमें राक्षस नाथ ने तिलिस्मी खजाने की हिफाजत के लिए वैसे ही नहीं बिठाया। पुतली ने जवाब दिया, हम अमर सिंह के खानदानी तथा किसी और में फ़र्क अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है, अल्फांसे ने कहा। अजीब मजाल है कोई धोखा दे जाए, युवती ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले 2 मर्द और एक औरत आए थे यहाँ। उन्होंने खुद को अमर सिंह के खानदानी बताया, मगर वे हमें क्या धोखा देते, हमने उन्हें ही चकमा दे दिया। पुतली की बात सुनकर सभी समझ गए कि वे तीनों सिंघई, शैतान सिंह और जैक्सन होंगे। अल्फांसे ने जल्दी से पूछा, कहाँ हैं वे? यहाँ, आपके खजाने के पास, पुतली ने कहा। हमने कैद कर रखा है तीनों को। उन्होंने कहा कि हम अमर सिंह खानदान के हैं, तो मैंने फ़ौरन ही ऐसा जाहिर किया मानो मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया। मैंने कहा कि आओ, मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊं। वे खुशी खुशी मेरे साथ चल दिए। मैं उन्हें खजाने के पास ले गई और धोखे में डालकर कैद कर लिया। क्या तुमने वाकई उन तीनों को कैद कर लिया? विकास ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। आपकी तरह झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ, और ना ही आप मेरे जीजा लगते हैं जो मैं आपसे मजाक करूँगी। वैसे विकास जहाँ पुतली के इस जवाब पर कटकर रह गया, वहाँ बाकी सब मुस्कुरा उठे। वैसे इस बात का आश्चर्य खुद अल्फांसे को भी था कि पुतली ने सिंघई और जैक्सन जैसे महारथियों को कैद कैसे कर लिया। मगर वह पुतली से बिना कुछ इस तरह का सवाल किए बिना उसके पीछे पीछे चलता रहा। अल्फांसे को पुतली के पीछे पीछे चलते हुए एक और तरद्दुद हुआ। उसने देखा कि पुतली के हाथ में जो मोमबत्ती है उसका मोम पिघल नहीं रहा है। नहीं रह गया तो उसने पूछ ही लिया। पुतली ने जवाब दिया, अगर इसका मोम पिघलने लगता तो अब तक क्या मेरे हाथ में मोमबत्ती होती? इसी तरह की एक एक मोमबत्ती लिए हम ना जाने आपकी कितनी लौंडियाएं सदियों से इसी तरह घूम रही हैं। मोम पिघलता तो कैसे काम चलता? अल्फांसे को पुतली के इस जवाब पर और भी तरद्दुद हुआ। अभी वो पुतली से कोई सवाल करना ही चाहता था कि सुरंग के एक मोड़ पर घूमते हुए उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसी का क्या, सभी का यह हाल था। कुछ देर के लिए तो उनमें से कोई सामने का दृश्य ठीक से देख भी नहीं सका। जब उनकी आंखें देखने काबिल हुई तो देखा सोने, चांदी, हीरे, मोती, पन्नों और नीलम इत्यादि का विशाल भंडार। सारी गुफा उस दौलत से जगमगा रही थी। अभी दौलत उनसे काफ़ी दूर थी, लेकिन वे देख सकते थे हीरे पन्नों से बनी एक गुफा। हाँ, गुफा ही तो थी वो। गुफा की दीवारें, छत और ज़मीन सब कुछ हीरे, मोती, पन्नों, सोने, चांदी इत्यादि का ही तो था। ये कीमती गुफा आगे जाकर दाईं तरफ को मुड़ गई थी। पुतली के कहने पर यह मंडली दौलत की तरफ बढ़ी। उस गुफा के मुंह पर पहुंचे तो कई चीज़ें उन्होंने एक साथ देखी। पहली, कांता की शक्ल की वे बहुत सी पुतलियां जो हाथ में मोमबत्ती लिए घूम रही थीं। हीरे मोती की गुफा और पत्थरों की उस गुफा के बीच जिसमें कि वे खड़े थे, पारदर्शी शीशे की एक दीवार थी। उस दीवार के करीब सिंघई, जैक्सन और शैतान सिंह पत्थर की मूर्तियों की तरह विचित्र पोजों में खड़े थे। उन्हें देखकर अरफान से सही सबको हंसी आ गई। कांता की शक्ल की सारी युवतियां उस मंडली के चारों तरफ खड़ी थी। वो बोली, वह देखो, हमने इन तीनों को कैद कर लिया है। कैसे मूर्ति की तरह खड़े हैं। कह रहे थे कि हमें खजाना चाहिए। हमने कह दिया कि शीशे की इस दीवार में लात मार कर शीशा तोड़ दो और खजाना ले लो। बस इन्होंने ऐसा ही किया। तो शीशे से स्पर्श होते ही इनका यह हाल हो गया। अब ये देख भी सकते हैं और हमारी बातें सुन भी सकते हैं, लेकिन बेचारे ना तो बोल ही सकते हैं और ना ही कुछ हरकत कर सकते हैं। बेचारे खुद को अमर सिंह का खानदानी कहकर खजाना हासिल करना चाहते थे। पुतली की बात सुनकर सभी हंसने लगे। क्या इस शीशे को छूने से ऐसा ही होता है? अल्फांसे ने पूछा। आपके अलावा जो भी छुएगा इसी तरह खड़ा रह जाएगा, पुतली ने बताया। लेकिन अगर बिना छुए इसको कोई तोड़ दे? महाराज को ज़रा नमूना दिखाओ, पुतली ने अन्य पुतलियों से कहा। पुतलियों ने पत्थर की गुफा में से पत्थर उठाकर शीशे पर मारने शुरू किए, लेकिन व्यर्थ। हर पत्थर शीशे से टकराकर ऐसी आवाज़ के साथ गिरता मानो किसी लोहे की चादर से टकराया हो। खुद विकास ने भी एक पत्थर उठाकर शीशे पर मारा, लेकिन वही। आपके हाथ के अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ इस शीशे को नहीं तोड़ सकती महाराज, पुतली ने कहा। अब ज़रा आप शीशे की इस दीवार में घूसा मारें और देखा कमाल। अल्फान से आगे बढ़ा। महाराज, पिशाचनाथ बोला, शीशे की इस दीवार को आप इस तिलिस्म का आखिरी ताला समझें। अपने घूंसे को इस आखिरी की ताले की चाबी। यह ताला टूटते ही सारा तिलिस्म टूट जाएगा।
इसके टूटते ही यहाँ के वे सारे कमाल जिनकी वजह से इस खंडहरी खंडरीली इमारत को तिलिस्म कहा जाता है खत्म हो जाएंगे। इस तिलिस्म के ज़्यादातर हिस्से टूट जाएंगे और फिर ये जगह एक आम खंडहर की तरह रह जाएगी। जैसे कमाल आपने अब तक देखे हैं वैसे कमाल की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। अल्फांसे टिटका। लेकिन रुकिए मत, पिशाचनाथ ने कहा। कुछ सोचिए भी मत, ये तो होना ही है। अगर देवकांता के मिलने और आपके द्वारा शीशे में घूसे मारने का वक्त अलग अलग हो गया तो खुद ब खुद सारा खजाना जमीन में समा जाएगा। बिना कोई विलंब किए अल्फांसे ने आगे बढ़कर शीशे की दीवार को घूंसा मारा। आश्चर्य! शीशा ऐसे फट गया जैसे कागज की पारदर्शी पन्नी हो, और दीवार के पन्नी की तरह फटते ही धड़ाम 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 अनेकों कणभेदी धमाके, विस्फोट, दीवारें गिरने की आवाज़ें, जैसे सारा खंडहर टूट टूट कर बिखर रहा हो। भयानक शोर, जैसे सब कुछ नष्ट हो रहा हो। कांता की शक्ल की सारी पुतलियां जमीन पर गिर गईं, जैसे मर गई हो। चारों तरफ इस तरह का शोर था जैसे धरती फटी जा रही हो, और इस शोर के बीच जिस्म के खून को जमा देने वाली एक सर्द आवाज़ गूंज रही थी। मैं आपका खिदमतगार राक्षसनाथ बोल रहा हूँ महाराज। अमर सिंह के खानदानी राजकुमारों, ये तिलिस्म टूट चुका है। सुनो, चारों तरफ से तुम्हें दीवारें गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरा बनाया हुआ तिलिस्म खंडहर में बदल रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस तिलिस्म के बनने का मेरा मकसद पूरा हुआ। खजाना तुम्हारे सामने है, तुम इसके मालिक हो। किसी और के हाथ न ये खजाना लगना था और न ही कभी लग सकेगा। बस बहुत दिन से आपके इंतज़ार में मेरी आत्मा तड़प रही थी। आज मैं आज़ाद हुआ। जिस तरह मैंने अपने मालिक महाराज अमर सिंह की खिदमत की है, उसी तरह मैं अपना एक ख़ानदानी जो आपको यहाँ तक लाया है, आपकी खिदमत के लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस तिलिस्म के दारोगा और मेरे ख़ानदानी, तेरे लिए मेरा हुक्म यही है कि तेरा दम अपने मालिकों की खिदमत में ही निकले। बस इसके बाद आवाज़ बंद। इमारतों के गिरने की आवाज़ अब भी आ रही थी, लेकिन जिस जगह वे और ख़जाना थे वहाँ किसी दीवार या छत में से एक ईंट भी नहीं गिरी। अचानक विकास की नज़र वहाँ पड़ी जहाँ सिंगई, जैक्सन और शैतान सिंह को होना चाहिए था। उस स्थान को खाली देखकर विकास चीख पड़ा, अरे, गुरु दादा और आंटी कहाँ गए? अब हम तुम्हें नहीं चमकेंगे बेटे, माहौल में सिंगई की आवाज़ गूंजी। तिलिस्म का कमाल खत्म हो चुका और इसलिए हमारे स्टैचू बने जिस्म ही हरकत में आ गए। तुम्हारी आंटी भी मेरी तरह अदृश्य और मेरे ही पास है। वैसे हम चाहें कभी तिलिस्म जैसी उलझुल चीज़ पर यकीन करते या ना करते, लेकिन अब तो करना ही पड़ा है। तिलिस्म में हम ऐसे ऐसे अजूबे देख चुके हैं कि हमें यकीन है कि राक्षसनाथ की आवाज़ ने जो कुछ कहा है, हम चाहें भी तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमने सुन लिया है कि राक्षसनाथ ने कहा है, ये खजाना तुम्हारे अलावा किसी के हाथ नहीं लगेगा। अगर तिलिस्म के अन्य तमाशे न देखते तो कभी इस आवाज़ पर यकीन न करते, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद हमें यकीन है कि उस आवाज़ के मुताबिक अगर हमें यकीन है कि अगर हम चाहें भी तो इस खजाने को हासिल नहीं कर सकेंगे। अतः मैं और तुम्हारी आंटी इस खजाने का मोह छोड़कर जा रहे हैं। भागने की कोशिश करते शैतान सिंह पकड़ा गया। अबे बुजुर्ग मियाँ, स्वप्न सुंदरी सुनो तो सही, मुझसे शादी का वादा, अबे सुनो। लेकिन जवाब में सिंघई या जैक्सन में से किसी की कोई आवाज़ नहीं। पूरी मंडली के साथ एक कोठरी में से गुजरते वक्त न जाने विजय को क्यों ऐसा लगा जैसे कोई नारी उसके कान में धीरे धीरे कह रही है, देव, देव, देव। अनजाने में ही विजय के कदम रुक गए। चाहकर भी वह आगे न बढ़ सका। जैसे कोई नारी रह रहकर धीरे धीरे उसके कानों में कह रही थी, देव, देव, देव। उसके अतिरिक्त मंडली के सारे लोग कोठरी से बाहर हो गए। कोठरी के बीचों बीच खड़ा विजय उन्हें जाता देख रहा था। वह भी लपक कर उनके साथ कोठरी से बाहर निकल जाना चाहता था, किंतु अपनी इच्छा से वह आगे न बढ़ सका। जैसे किसी अनजानी और अज्ञात ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। आवाज़ लगाकर उसने अपने साथियों को रोक लेना चाहा, मगर मुंह से आवाज़ न निकली। कान में कोई नारी उसी तरह फुसफुसा रही थी, देव, देव, देव सिंह, आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में तड़प रही हूँ। मैं हूँ तुम्हारी कांता। उधर पूरी मंडली के कोठरी से बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद। पूरी ताकत से चीखा विजय, कांता, कांता। कोठरी की दीवारों से उसकी आवाज़ प्रतिध्वनित होकर भटकने लगी, कांता, कांता, कांता। इस गूंजती आवाज़ के साथ कोठरी में एक और आवाज़, जैसे घर घर आता हुआ कोई भारी दरवाज़ा खुल रहा हो। यह आवाज़ कोठरी की छत पर से आ रही थी। उसने देखा, छत से लोहे की एक सीढ़ी फिसलती हुई नीचे आ रही है। जैसे पागल हो गया वह। उसे लग रहा था जैसे कोठरी का जर्रा जर्रा चीख रहा है, देव, देव। लोहे की सीढ़ी का एक सिरा कोठरी की ज़मीन से आ लगा। विजय के कानों में लगातार वही नारी स्वर गूंज रहा था। अनजाने में ही कांता कांता चीखता हुआ वह सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो उसने खुद को एक छोटे से बक्से में पाया। उसके कानों में लगातार देव देव की आवाज़ें आ रही थी, और साथ ही वह लगातार चीख भी रहा था, कांता, कांता। वह बक्से जैसा स्थान जहाँ इस वक्त वह था, उसने गौर से देखा। उसने अंदाज़ा लगाया
कि यह जगह किसी गाय के आकार की है। यह समझने में उसे देर नहीं लगी कि वह किसी संगमरमर की बनी गाय के अंदर है। उसने देखा, गाय का एक सींग खोखला था, उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। सींग इतना मोटा ज़रूर था कि विजय उसमें से रेंगकर पार हो सके। उसने देखा, गाय का एक सींग खोखला था, उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। सींग इतना मोटा ज़रूर था कि विजय उसमें से रेंगकर पार हो सके। बिना कुछ सोचे समझे विजय उसमें रेंग गया। वह पहुंचा एक लंबे चौड़े गोल गुंबद में। इस जगह को देखकर विजय के दिमाग में एक क्षण के लिए कुतुब मीनार घूम रही। हाँ, उसके सामने कुतुब मीनार की तरह गोल चक्करदार सीढ़ियाँ ही तो थी। देव, देव, जैसे ऊपर से आवाज़ आई। कांता, पागलों की तरह चीखा विजय, और इस चीख के साथ ही आंधी तूफान की तरह सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया विजय। लेकिन इस बात की चिंता कहाँ थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कांता उसके आगे आगे सीढ़ियों पर दौड़ती चली जा रही हो। जितना वह आगे चढ़ता, उसको ऐसा लगता जैसे कांता की आवाज़ और ऊपर से आ रही हो। कांता, कांता, चीखता हुआ विजय पागलों की तरह सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था। करीब 20 मिनट तक उसी आंधी तूफान की तरह भागता हुआ विजय आखिर में एक दरवाजे के सामने पहुंचा। लेकिन रुका नहीं विजय। किसी पागल भैंसे की तरह उसने दरवाजे में टक्कर मारी। तड़ाक से दरवाज़ा टूटा। दरवाजे की दूसरी तरफ दरवाजे से लगी पत्थर की कोई मूर्ति गिरी। उसने देखा, अरे, वह तो उसी की मूर्ति थी, उसकी अपनी मूर्ति, पत्थर का बना देव सिंह। इसी मूर्ति में से तो निकला है वह। इस वक्त वह एक छोटी सी कोठरी में। अरे, इस कोठरी की हर दीवार पर खून से लिखा है, देव देव देव। चारों दीवारों उसके चारों दीवारें उसके नाम से भरी पड़ी हैं। विजय विजय के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। ये तो कांता का खून है, कांता की लिखाई। तो तो क्या इस कोठरी के जर्रे जर्रे पर कांता ने उसका नाम लिखा है? और उसकी इस पत्थर की मूर्ति पर, मूर्ति के चरणों में खून किसका? क्या क्या उसकी मूर्ति के पैरों में कांता ने अपना खून बहाया है? क्या दीवारों पर कांता ने अपने खून से उसका नाम लिखा है? सोचते सोचते पागल सा उठा हुआ, जोर से सीखा, कांता! देव! कोठरी के बाहर से कांता की आवाज़। विजय अपने सामने के खुले दरवाजे से भागा। बाहर वही खुशनुमा बाग था जिसका जिक्र हम इसी बाग के बयान में करा है। बुर्ज के अंदर से होता हुआ विजय यहाँ पहुंचा है। यह वही कोठरी है जो छोटे से तालाब के बीच में, और जिसमें से निकल कर बूढ़ी कांता उस उस बयान में बाग में स्थित सीता की मूर्ति के करीब गई थी। भागता हुआ विजय कोठरी से बाहर निकला। उसने देखा, सीता की मूर्ति के पास से उठ रही थी कांता। कांता! दीवानों की तरह चीखता हुआ संगमरमर के रास्ते पर भागा गया। देव! उसे देखते ही बूढ़ी कांता के जिस्म में न जाने कहाँ से ताकत आ गई। वो तेजी से भागती हुई विजय की तरफ भागी। उसने बाहें फैला दी, पागलों की तरह तीखी चीखी, देव! देव, मेरे राजा! कांता, कांता! बाहें फैलाकर पागल दीवानों की तरह कांता की तरफ दौड़ पड़ा विजय। उधर से देव देव चीखती हुई दौड़ी आ रही थी कांता। और एक वक्त ऐसा आया जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उसी वक्त जोरदार धमाके, विस्फोट, खंडहरों में बदलता तिलिस्म, और विजय की बाहों में ढीला पड़ता कांता का जर्जर बूढ़ा जिस्म। कांता, कांता! विजय ने उसे झंझोड़ा, लेकिन जवाब में कांता ने देव नहीं कहा, क्योंकि कांता की तो मुराद पूरी हो चुकी थी। अपने देव की बाहों में तो दम तोड़ा था उसने। नहीं! विजय की चीख से जैसे सारा खंडहर टूटने लगा। कांता, नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। नहीं कांता, तू मर नहीं सकती। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ। तेरे बिना मैं भी मर जाऊंगा। तुम मर नहीं सकती कांता, तू मर नहीं सकती। मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। तू नहीं, नहीं। जो कभी नहीं रोया वो आज रो पड़ा। सारा तिलिस्म टूट रहा था, बिखर रहा था। धमाके, विस्फोट, दीवारें गिर रही थीं, लेकिन अमर बुर्ज अमर था। और विजय चीख रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था वह। पागलों की तरह विजय कांता की लाश को अपने से लिपटा लेता, चूमता, रोता, दीवाना, जैसे पागल हो गया विजय। तड़प तड़प कर, फूट फूट कर रो रहा था वह। कांता की लाश को अपनी बाहों में समेटे, अपने सीने से चिपकाए। क्या कोई पागल प्रेमी दीवाना होगा? क्या विजय की तरह प्यार में कोई तड़पा होगा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ख़त्म करते हैं देवकांता संतति की 14 नावलों की इस सीरीज़ को। और मिलते हैं किसी नए नावल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।